चैट बॉक्स ऑडिबल ऑडिबल। एक बार मुझे जल्दी जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो कि आप सभी को मेरी आवाज आ रही है। All right, so hello everybody and welcome to the session. Welcome to lecture number 5, lecture number 5 of our first chapter, some basic concepts of chemistry. Late यार, मैं ले रही हूँ इस चीज को, मतलब ये जो आपका क्या बोलते हैं इसको, what we call it, कि आरोप है जो तुम्हारा, मैं इस चीज को अपने पे ले रही हूँ, बट ये मेरी गलती बिल्कुल भी नहीं है। मैं मतलब तुम्हें कैसे अपने आप को सही साबित करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरी बिल्कुल भी गलती नहीं है। मैं क्लास ऑलरेडी पहले स्टार्ट कर देती, बट थोड़ा सा हमारे स्टूडियो मैनेजर्स जो है उनको टाइम नहीं होता। उन्होंने बोला मैम हम आते हैं, ये वाली क्लास स्टार्ट करके आते हैं, तो मैं बैठ गई, मैंने कहा ठीक है आ रहे होंगे स्टार्ट करना उसके बाद। बट फिर वो आए सीधा अभी 1 मिनट पहले, एंड आई वाज लाइक कि अरे बाप रे इतना लेट। तो ठीक है, अब तुमको कौन समझाए, तुम तो मुझे ही बोलोगे आज, नहीं मतलब आप तो मुझे ही बोलोगे ना भैया, सीधी सी बात है। चलो, सो ऑडिबल विजिबल ऑल क्लियर, एक बार बता दो ऑल क्लियर, तो वी कैन स्टार्ट द सेशन। हाँ, मेरी तो यार तबियत ठीक नहीं है, देखो है ना, जो तुम लोग पूछ रहे हो ऑल गुड मैम ऑल, मैं तो यार बस तबियत की मतलब एक मरीज बन चुकी हूँ इस दुनिया में। Am I clearly audible and visible to all of my students? Hi, good evening everyone. और आज भी आपकी चैट्स प्राइवेट नहीं होंगी, क्योंकि क्या कहते हैं, वही मैंने आई डोंट नो, मैंने आपको बताया नहीं कि मतलब कुछ एप्लीकेशन में अपडेट्स हुए थे, तो 3-4 दिन लगने वाले थे, तो कुछ दिन तक आपकी चैट्स जो है वो प्राइवेट नहीं होंगी, ठीक है। तो पर मैं फिर भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगी बेटा प्लीज पढ़ने पे ध्यान देना, ठीक है। बातें बाद में कर लेना, ठीक है, बाद में कर लेना, जितना आपके पास टाइम मिलेगा, आपको टाइम है ना, बात करने का भी टाइम मिलेगा, पर ये जो पढ़ाई है बेटा ये बहुत मुश्किल होती चली जाएगी, तो बात बाद में कर लेना, पहले पढ़ लेना, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करें आज का सेशन। बाकी सब बढ़िया, सब मस्त मजे में एकदम, सब कुछ मस्त मजे में एकदम बढ़िया। चलो परफेक्ट। आपकी चैट्स पता नहीं क्यों भाई ऊपर हो जा रही हैं। ओके चलो फाइन। So let's get started with lecture number 5, some basic concepts of chemistry. I hope सभी ने होमवर्क कर लिया होगा, कर लिया होमवर्क, इतना मैंने बढ़ा चढ़ा के इसको बोल। अरे ओके वेट, रिजल्ट आ गया क्लास 10 में, कितने परसेंट आए हमारे बच्चों के? 90, 92, 95, ओके 87, ओके। परसेंट बताओ यार, अपने अपने परसेंट बताओ, मैं तो भूल ही गई। हमारे बच्चे तो 10th से आए हुए हैं, क्या परसेंट रहे आपके? 91, 91.2, 93.2, 65%, 87, 86, 87, 99, 98, 88, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों ने अपने अपने परसेंटेज बता दिए हैं, क्या बात है 75, ओके। बहुत सारे 90s वाले दिख रहे हैं, फिर कुछ 80s, फिर कुछ 70s, कुछ 60s वाले भी हैं, कुछ बहुत कुछ 100, अरे बाप रे। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, हमारे सारे ही बच्चों को। अब देखो यार, कॉन्ग्रेचुलेशन सिर्फ उन बच्चों को नहीं जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है, उनको भी यार, आपने कितने भी परसेंटेज लाए क्यों ना हो, वो आपकी मेहनत है, ठीक है। अब होने को तो कोई टाल नहीं सकता है, जो होना था वो तो हो चुका, नो वरीज, ठीक है। और मैं एक बात बताऊं, हर चीज आज इंपॉर्टेंट लगती है, कल वो चीज शायद आपको याद भी ना रहे, और ये सच है यार, ये सच है एकदम। जब मेरे परसेंटेज आए थे, आई स्टिल रिमेम्बर कि अब मैं एग्जैक्ट तो नहीं बताऊंगी, बट ठीक है, आई स्कोर्ड वेरी वेल, मतलब आई वाज टॉपर ऑफ माई स्कूल, बट इट वॉजेंट लाइक कि बहुत अच्छे 100 में 100 आ गए, ऐसे भी परसेंट नहीं थे मेरे, ठीक है। तो ऐसा कुछ था, तो मुझे एक टीचर ने बोल दिया कि क्या कहते हैं, ये मुझसे मेरे एक टीचर ने बोला है, मतलब मैं एकदम स्कूल गई एकदम मस्त हंसते हंसते, दूसरे दिन आई वाज लाइक ये तो एक टीचर ने मुझसे बोला, एंड शी वाज हेड मिस्ट्रेस ऑफ माय स्कूल। तो शी सेड कि तुम्हें नहीं लगता तुम और स्कोर कर सकती थी, हमें तुमसे और उम्मीदें थी। एंड आई वाज लाइक कि ये क्या बात हुई, और मैंने उन्हें इतना कॉन्फिडेंटली एक जवाब दिया कि नहीं मैम मुझे नहीं लगता, मैंने इतनी मेहनत करी थी शायद, तो मुझे इतने ही मार्क्स मिले। तो वो बात है ना, मैं बाद में मेरे पापा से कंप्लेन कर दी थी ये कह के कि शी इज वेरी ओवर कॉन्फिडेंट और सुनती नहीं है ये वो। तो मेरे पापा ने फिर उनको जवाब दिया था कि बेटी किसकी है। तो इन शॉर्ट ये पूरी स्टोरी बताने का रीजन ये, तुम्हारे क्या मार्क्स है, कोई खुश है कोई दुखी है, तुम खुद भी शायद खुश या दुखी वाले जोन में हो सकते हो, पर कुछ सोचने की जरूरत नहीं बेटा, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है। और हो सकता है आपने कुछ गलतियां करी हो सकता है आपने मेहनत में कुछ कमी छोड़ दी हो, अगर आपका अच्छा रिजल्ट आपको नहीं लग रहा है,
अब यार देखो, बुरा मानने वाले तो वो 99.9 वाले भी फिर कहेंगे 0.1% और आने चाहिए थे, और अच्छा मानने वाले हमारे 70% 60% वाले भी मस्त हो सकते हैं कि ठीक है यार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यही है जिंदगी का एक तरीका कि आप बस और मेहनत करते जाओ, मेहनत करते जाओ, फल आपको भगवान ही देगा, और मेहनत का ही फल मिलेगा, जितनी मेहनत करोगे उतना ही फल मिलेगा, ठीक है। सो इन शॉर्ट, टू ऑल माय स्टूडेंट्स, कांग्रेचुलेशंस, आपने अपनी लाइफ की एक सीढ़ी को पार कर लिया है, एक लेवल आगे बढ़ चुके हो आप क्लास 11th के, आज आप ऑफिशियली क्लास 11th के स्टूडेंट बन चुके हो, है ना। सो ठीक है, जितना भी आपके मार्क्स आए हो, बाकी तो भाई हमारे बच्चे मौज मस्ती कर लो, बाकी मैम को पार्टी दे देना, कभी मिलना मिलना तो ठीक है, याद रखना सारे प्रारंभ 2.0 वाले बच्चों की पार्टी उधार है, तो जब भी मिलना पार्टी दे देना। चलो भाई, स्टार्ट करें आज का सेशन, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, लेक्चर नंबर 5, क्लास 10th के रिजल्ट के बाद। आई होप आपके रिश्तेदारों को आपने अपने परसेंट बता दिए होंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं एटॉमिक मास, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, इफ यू रिमेंबर, है ना। छोटी क्यों बना रहे यार, भाई तबियत खराब है क्या यार, इतना पसीना आ रहा है सुबह से पैरासिटामोल की वजह से, है ना। चलो परफेक्ट, स्टार्ट करते हैं। नहीं हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होता यार, वो कॉन्फिडेंस ही होता है अगर आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड हो और कोई और सोच रहा है कि तुम सेटिस्फाइड क्यों हो, तो इट्स ओके, उनको सोचने दो, दुनिया का काम ही है सोचना बेटा। तुम उनके लिए अच्छा भी करोगे वो तो भी सोचेंगे तुम्हारे लिए बुरा, तुम बुरा भी करोगे तो भी सोचेंगे तुम्हारे लिए बुरा, वो तुम्हारे लिए अच्छा केवल उस दिन सोचेंगे जिस दिन वो इंसान नहीं रहता है, तभी बस वो कहता है कि सही इंसान था, अच्छा इंसान था, उसके पहले तुम जी जान लगा लो कोई तुमको अच्छा नहीं कहने वाला ज्यादा, ठीक है। तो दुनिया के लिए कुछ भी सोचना इज नॉट अ टाइम वेस्ट करना होता है, तो थोड़ा सा अपने बारे में सोचो, अपने काम पे ध्यान दो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं एटॉमिक मास के साथ। अब एटॉमिक मास तो हम पढ़ चुके हैं मैम, एटम का मास, एटॉमिक मास, ठीक है। तो जो भी एक एटम का मास होता है ना, मास कैसे होता है एक एटम का पूरा मास सेंटर में होता है, यानी कि उसके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को जब आप जोड़ते हो ना, तो वही उस एटम का मास होता है, ठीक है। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, एटॉमिक मास को डिनोट करते हो ए से, फॉर्मूला होता है A इज इक्वल्स टू P प्लस N, ये मैं लास्ट टाइम पढ़ा चुकी थी, बस स्लाइड रखी हुई है ताकि एक रिकैप हो जाए, ठीक है। तो टोटल मास होता है मैम सम ऑफ मासेस ऑफ इट्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, एक मास, अच्छा एक AMU इज इक्वल्स टू 1 ग्राम भी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम, ये भी बताया था। एक कार्बन के 12 हिस्से करो, अभी मैं इसको आज और डिटेल में भी बताऊंगी मोल्स पढ़ाते टाइम, ठीक है। तो जब 12 हिस्से करोगे तो उसका जो एक टुकड़ा होता है, एक हिस्सा जो होता है, उसे जब आप किसी और से कैलकुलेट करते हो, किसी और से कंपेयर करते हो बेसिकली, तो आपको दूसरे का मास मिल जाता है। मतलब कार्बन के 12 टुकड़े किए, एक टुकड़े का मास है 1 AMU, या 1 U बोल लो, एक ही बात है, ठीक है, 1 U, ठीक है। और इस 1 U को कंपेयर करते हैं हम बाकियों से, तो बाकियों का मास निकलता है, जैसे सोडियम को उठा के लाए तो सोडियम 23 गुना भारी होता है, सोडियम जो है वो 23 गुना भारी होता है, तो सोडियम का मास हो जाता है 23 U, ठीक है, और जितना U उतना ही ग्राम होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपसे ये भी बोला था कि 1 से लेकर के 20 तक के आपको एटॉमिक मास याद होने चाहिए। किसे किसे याद हो गए बताओ, किसे किसे याद हो गए? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, कितना हो गया 9, नियोन, सोडियम, 12 is magnesium, 13 is aluminium, 14 is silicon, 15 is phosphorus, 16 is sulfur, 17 is chlorine, 18 is argon, 19 is potassium and 20 is calcium. Sorry, 20 is calcium. ठीक है, ये हमारे 20 तक के एटॉमिक नंबर्स हैं, ठीक है। मैम ने एक ट्रिक बताई थी एटॉमिक मास की कि जो भी एटॉमिक नंबर है उसे देखो, अगर हमारा एटॉमिक नंबर एक इवन नंबर है तो कुछ नहीं करना है, जो भी एटॉमिक नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। एंड अगर एटॉमिक नंबर एक ऑड नंबर है तो जो भी एटॉमिक नंबर है 2 से मल्टीप्लाई करके 1 को ऐड कर देना है। लेकिन मैम ने बोला था कि इसके अलावा आपके मिस एक्सेप्शन ने बोला था भाई देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस आल्सो, तो योर मिस एक्सेप्शन इज हियर टू एक्सप्लेन ऑल द एक्सेप्शंस। तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी आते हैं। अच्छा, इसके एक्सेप्शन का रीजन, यार देखो इसका आप कोई रीजन नहीं बोल सकते, ये बहुत सिंपल सी बात है, किसी भी चीज का क्या मास है। अब भाई मैं आपसे बोलूं आपका क्या वेट है, आपका क्या मास है ना, तो अब इसका कोई रीजन नहीं है कि यार ये मास इतना क्यों है, 59 क्यों है, 52 क्यों नहीं, पूरी दुनिया में सबका मास 50 क्यों नहीं है, देयर इज नो रीजन। जो जितना वेट है, जिसका जितने प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स हैं एटम में, उसके हिसाब से उसका मास है। तो एक्सेप्शंस का मतलब है कि ये तो एक ट्रिक बनाई गई है ह्यूमंस के द्वारा, ये हमारे द्वारा ट्रिक बनाई गई है कि यार ऐसा हो सकता, क्योंकि 90% ये चीज फॉलो हो रही थी 1 से 20 तक में, मैक्सिमम एलिमेंट्स बेटा ये फॉलो कर रहे थे।
तो मैम आपको ये ट्रिक बता रही है, बहुत से स्कूल में कभी ये ट्रिक आपको नहीं बताई जाएगी, है ना। मैम आपको ये ट्रिक इसलिए बता रही है ताकि आप एक ओवरव्यू याद रखो कि यार इस ट्रिक के थ्रू ज्यादातर आंसर निकल सकता है। और बेटा अगर आपका आंसर लेट्स से आप भूल गए, मान लो आप किसी एक्सेप्शन को भूल गए और आपने इस ट्रिक के थ्रू आंसर निकाला, तो वो भी नियरली इक्वल आंसर निकाल के दे देगा। मतलब जैसे हाइड्रोजन का मास 1 है, मतलब नियरली इक्वल। अब एटम के हिसाब से यार देखो इमेजिन करोगे तो बहुत ही बड़ा डिफरेंस आ गया, 1 यू का डिफरेंस, 1 ग्राम का डिफरेंस, तो जमीन आसमान का डिफरेंस है एटम में। बट मैं आपको ये बता रही हूँ कि इन शॉर्ट अगर आप कैलकुलेशन करोगे और कभी आगे चल के भूल जाओगे किसी और एलिमेंट के लिए, तो आप ये ट्रिक से निकालोगे तो नियरली इक्वल आंसर आप निकाल सकते हो। ठीक है, लो वॉइस आ रही है क्या बेटा? लो वॉइस आ रही है क्या? एक बार बता दो जरा, एक बार बताना तो। ये तुम लोग यार मैमड़ा मैमड़ा क्या, ये हर क्लास में मुझे नया नाम कैसे मिल जाता है, मुझे समझ नहीं आता है। ऐसे क्या कर्म है मेरे, ये कौन से कर्म है मेरे? हाँ, हर क्लास में एक अजीब सा नाम मिल जाता है। बताओ बताओ, लो वॉइस तो नहीं है, लो वॉइस तो नहीं है। अरे ठीक है हो गया रिजल्ट यार, जो होना था हो गया। अब तुम्हारा 11 देखो, अभी तो तुम बेटा एक बात बताऊं, देखो बुरा मत मानना, अब तुम तो मुझे थोड़ा समझते हो ना, मजाक मस्ती अपने बीच में चलती है ना, तो मैं एक सीरियस नोट पे बात कहती हूँ, मतलब मजाक मस्ती को हटा के, ठीक है। तो देखो सच क्या है ना, बहुत ही हंसी आ रही है मुझे कहते हुए कि जैसे अभी तुम बहुत ही सोच रहे हो ना, और ये परसेंट वो परसेंट ये वो ये। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये तुम जो परसेंट लिख रहे हो ना, शायद ही 11th में देखने को तुमको मिले। लो वॉइस आ रही है, अच्छा देखती हूँ मैं, शायद ही बेटा तुमको ये 11th में देखने को मिले। तो अभी सही हो गया होगा, ठीक है, अभी बताना सही है तो, अब बताना सही है तो। हाँ, तो मैं तुमसे ये कहती कि ऐसे मैं बोलती नहीं हूँ, देखो डिमोटिवेट मत होना, ठीक है। बट बेटा बहुत ही रेयर चांसेस है कि आप ये जो 90 95 ये सुन रहे हो ना, शायद तुमको 11th में ऐसा लगे कि क्या ये परसेंट आती भी है, ये परसेंट होती भी है। बेटा 11th क्लास में ना तोते उड़ जाएंगे, तोते, समझ रहे हो। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि शुरुआत से पढ़ाई पे ध्यान दे लो, ठीक है, क्योंकि ये 90 80 वाले बच्चे रेयरेस्ट होते हैं क्लास 11th में। टॉपर से टॉपर भी 90s 80s में नहीं पहुंचते। मतलब आप ऐसे समझो कि मेरी क्लास में आई रिमेम्बर प्री बोर्ड में मतलब प्री बोर्ड मतलब वो ऐसे कुछ होता है ना, प्री बोर्ड पता नहीं उसे क्या कहते थे, कोई फुल हाफ ईयरली क्या होता है वो, फाइनल एग्जाम के पहले वाला एग्जाम। तो उसमें मेरी क्लास में, मैं केमिस्ट्री में बता रही हूँ, जो टॉपर था उसके आए थे मेरे ख्याल से कुछ 50-55 मार्क्स, ठीक है। तो ठीक है, मतलब डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, बट ये सच है कि मतलब मार्क्स लाना ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा क्लास 11th में। ये जो 10th वाली पढ़ाई है ना, अगर तुम सोच रहे हो उसी तरीके से इसमें ले आओगे नंबर, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मेहनत करोगे तो ला पाओगे, पर मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। 10th जितनी मेहनत से काम नहीं चलता है, ठीक है, क्लास 10th जितनी मेहनत से बेटा यहाँ पे काम नहीं चलता, ठीक है। तो थोड़ा सा डिमोटिवेट नहीं करेगा, चलो ठीक है, पढ़ लेते हैं यार, अपने बच्चों से ऐसी बात नहीं कर सकती मैं। ओके, हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1 AMU, ठीक है। मैंने बताया एक्सेप्शन है ये एक, है ना, ये एक एक्सेप्शन है, देखो हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन है, यस मैम। चलो, हीलियम का मास बेटा कितना होगा? देखो हीलियम क्या है मैम, 2 एटॉमिक नंबर है, इवन होता है, 2 into 2 is 4 AMU। लिथियम कितना होता है? 3, एक इवन ऑड नंबर है, तो 3 into 2 is 6 plus 1 7, ठीक है। बेरिलियम कितना होता है? बेरिलियम एटॉमिक नंबर है 4, तो 4 into 2 is 8, ठीक है, ये आ गया। बोरॉन का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास बताओ जल्दी से। कार्बन का कितना होता है? 6 एटॉमिक नंबर है, इंटू 2 12, ठीक है। सब में यू ग्राम जो भी लगाना लगा देना। नाइट्रोजन कितना होता है? 7 2 14 प्लस 1 15। ऑक्सीजन कितना होता है? 8 2 16। फ्लोरीन कितना होता है? 9 इंटू 2 प्लस 1, ठीक है। अभी रुकना, इसको रोक दो, पहले बताओ नाइट्रोजन का बताया किसी ने? नाइट्रोजन का बताया किसी ने? जल्दी से चैट बॉक्स में नाइट्रोजन का एटॉमिक मास बताओ, क्योंकि मैंने ये होमवर्क दिया था, अगर याद हो पूरा करके आना है। होमवर्क दिया था मैम ने कि ये पूरा करके आना है, बताओ बताओ जल्दी से बताओ, ठीक है। बहुत सारे आंसर्स आ गए हमारे पास, बहुत सारे आंसर्स आ गए, पर गलत भी आए, चलो गलत भी आए। तो इसका एटॉमिक मास, इसका किसका पूछा था? नाइट्रोजन नहीं, बोरॉन पूछा था, सॉरी बोरॉन पूछा था ना, बोरॉन पूछा था, हाँ। बोरॉन का एटॉमिक मास बताना जरा, बोरॉन बोरॉन बोरॉन, ठीक है। बहुत सारे करेक्ट आंसर, 14 14 14 क्यों लिख रहे हो? अच्छा नाइट्रोजन का, हाँ ठीक है ठीक है, बोरॉन का भी सही बताया, 11 होता है, ठीक है। तो बोरॉन क्या है? एक देखो एक्सेप्शन है, अगेन ये एक एक्सेप्शन है ना। अच्छा, बेरिलियम मैंने सही लिखा था, 8 सही था। बेरिलियम का 8 सही था? नहीं सही था, बेरिलियम का 8 भी सही नहीं था, ठीक है। बेरिलियम इज 9 एक्सेप्शन,
ठीक है, एक्सेप्शन। फिर क्या है, फ्लोरीन का सोचो कितना होगा, फ्लोरीन क्या होता है मैम, एटॉमिक नंबर है 9, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 11 11 11 11 11 11 11 11, हाँ 11 सही है बेटा, 11 एकदम सही है, 11 इज एकदम सही, ठीक है, वहां पे 11 होगा बोरॉन का। फ्लोरीन का सोचो, फ्लोरीन क्या है मैम, एटॉमिक नंबर तो इसका होता है 9, 9 इंटू 2 इज 18 प्लस 1 19, ठीक है, तो यानी कि एटॉमिक नंबर हो गया, सॉरी एटॉमिक मास हो गया 90, ठीक है। नियॉन सोचो क्या है, 10, 10 इंटू 2 इज 20। सोडियम क्या है 11, 11 क्या होता है, एक ऑड नंबर है, 11 इंटू 2 इज 22 प्लस 1 भी करना पड़ेगा 23। मैग्नीशियम सोचो कितना होता है, 12 एटॉमिक नंबर है, इंटू 2 24, ठीक है। एल्यूमिनियम कितना होता है, 13 इज इट्स एटॉमिक नंबर, प्लस 13 इंटू 2 प्लस 1, यानी कि कितना होना चाहिए 27 होना चाहिए। चलो भाई सिलिकॉन का बताओ जल्दी से, सिलिकॉन का बताओ जल्दी से। बोरॉन 11 होगा मैम, 11 होगा तो 11 ही तो लिखा है, 1 2 3 4 5, अच्छा इवन ऑड नंबर था, ठीक है हाँ, ओके ओके वेट वेट, इसको हटा देना, ये वाला एक्सेप्शन था, हाँ ये एक्सेप्शन था वो नहीं था, ठीक है। अब बताओ जल्दी से सिलिकॉन बताओ, सिलिकॉन, सिलिकॉन बताओ। अच्छा सिलिकॉन बताना, उसके साथ साथ मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे एक एक्सेप्शन और है, लेकिन एक एक्सेप्शन अभी तक मैंने जो लिखे इतनी 3 रोज में से, या चलो और इजी करते हैं, बोरॉन वाली रो में लेकिन एक एक्सेप्शन है, बताओ कौन सा, एक इसमें एक्सेप्शन है, एक इस कॉलम में, बोरॉन वाले कॉलम में एक एक्सेप्शन है, कौन सा, कोई बताएगा, कोई बताएगा कौन सा, याद करके आए होगे तो ये सारी गलतियां निकाल लोगे फटाफट से, जल्दी जल्दी से बता दो। 28 28 20, ठीक है उस पे आएंगे पहले ये बताओ, जल्दी से बता दो, इसमें भी एक एक्सेप्शन है, कौन सा, कौन सा, कोई बता सकता है, नाइट्रोजन, वेरी गुड वेरी गुड, तो नाइट्रोजन यहाँ पे होगा 14, ठीक है, नाइट्रोजन होता है 14, नाइट्रोजन एक एक्सेप्शन है, ये है 14, ये है 14, ठीक है। वैसे 7 एक ऑड एटॉमिक नंबर है, ऑड एटॉमिक नंबर है मतलब प्लस 1 करना था, पर यहाँ पे भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, सिलिकॉन, सिलिकॉन बता दिया सभी ने, वैसे तो बता दिया मेरे ख्याल से, है ना, सभी ने सिलिकॉन बता दिया है, वेरी गुड बहुत सही, सभी ने करेक्ट आंसर भी दिया है, पहले ही बता दिया था आपने मेरे ख्याल से ना, 28। चलो फॉस्फोरस बताओ, फॉस्फोरस होता है 15, 15 क्या है, 15 इंटू 2 इज 30 प्लस 1 इज 31, तो फॉस्फोरस हो गया हमारा 31, मैं सिर्फ लिख रही हूँ, मैं आपसे गलतियां पूछूंगी यहाँ पे, ठीक है। सल्फर क्या होता है 16, इवन नंबर है, 16 इंटू 2 32, ठीक है 32। क्लोरीन देखो सीधा सीधा एक्सेप्शन है, इसमें तो सोचना भी नहीं है, मैं इसमें आपको कोई गलती का मौका भी नहीं दूंगी, इट इज 35.5, याद रखना क्लोरीन एक एक्सेप्शन है 35.5, ठीक है। आर्गन की अगर हम बात करें, आर्गन 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 सोचो क्या होगा, अभी मैं सिर्फ रफली लिखूंगी यहाँ पे, आर्गन की अगर आप बात करो 18 इज इट्स एटॉमिक नंबर, तो 18 तो इवन नंबर है, 18 इंटू 2 है ना, तो 36 होना चाहिए सीधा। पोटेशियम की बात करो 19, 19 क्या है, एक ऑड नंबर है, तो 19 का टेबल तो नहीं याद है यार, 19 इंटू 2 प्लस 1 कर दो, ठीक है, 8 1 कैरी 3 39, 39, और कैल्शियम 20 है, यानी कि 20 इंटू 2 इज 40। चलो भाई बताओ पहले, अब मुझे एक बात का तुम जरा जवाब दो, एक बात का तुम जवाब दो, इस रो में, दोनों कॉलम में, मतलब बेसिकली दोनों में कोई गलती दिख रही है, कोई गलती तो नहीं दिख रही है, फटाफट से एक बार बता दो, इन सभी में कोई गलती तो नहीं दिख रही है किसी को भी, चेड बॉक्स बताओ, जल्दी से बताओ, बताओ जल्दी से बताओ, इन द चेट बॉक्स। ओके ओके बहुत सारे आंसर्स आ गए, बहुत सारे आंसर्स आ गए हमारे पास, वेरी गुड वेरी गुड, एक एक्सेप्शन और था मैम, बाकी सब सही था, बस एक एक्सेप्शन और था और वो था आर्गन, आर्गन, ठीक है। तो आर्गन का भी हमारे पास एक्सेप्शन होता है, और इसी वजह से आर्गन एक टर्म भी आप पढ़ोगे आगे चल के, आर्गन होता है बेटा 40, आर्गन का एटॉमिक मास होता है 40, जिसे आप 40 ग्राम कुछ भी बोलो, है एटॉमिक वेट, बेसिकली मास और वेट हमारे लिए केमिस्ट्री में सेम ही होने वाला है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है, 3 4 5, ठीक है। तो ये 5 एक्सेप्शंस को दिमाग में याद रखना, इनको छोड़ के हर एक हमारा जो एलिमेंट है वो फॉलो कर रहा होता है ये वाली ट्रिक, वो फॉलो कर रहा होता है ये वाली ट्रिक, ठीक है। तो इसको आपको दिमाग में याद रखना है। सो इफ इन केस, क्योंकि देखो मैं आपको पहले ही बता दूं, वेरी गुड, हमारे बच्चे तो बड़े ही इंटेलिजेंट है, ये आइसोबार की एक कंडीशन भी आएगी इसकी, आर्गन और कैल्शियम की, ये मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर 2 में, ठीक है। तो इसकी हम एक कंडीशन भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा
ये आपको मैंने ट्रिक इसलिए बताई है, मैं बता दूं क्लास 11th में ज्यादातर आपको एटॉमिक वेट गिवन होता है, तो मैम इतना टाइम वेस्ट क्यों कराया हमारा बेटा। अगर इन केस कभी गिवन नहीं हुआ, पहली चीज, दूसरी चीज यही सेम कॉन्सेप्ट क्लास 12th में जब आएगा तो आपको कभी भी एटॉमिक मास गिवन नहीं होगा, कभी भी गिवन नहीं होगा। तो अभी से हमारी हैबिट होनी चाहिए इस चीज को पढ़ने की, ठीक है। ये एक हैबिट होती है, हैबिट बनानी पड़ती है, ठीक है। तो एक हैबिट है जो आपको बनानी पड़ेगी और आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई 1 से लेकर के 20 तक के एटॉमिक मास हमें याद हो जाने चाहिए। आई होप एटॉमिक नंबर तो वैसे भी सबको याद होंगे, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रखना है। आगे बढ़ते हैं, आज का टॉपिक एवरेज एटॉमिक मास से हमें करना है आज स्टार्ट, ठीक है। आज तुम्हारी क्लास देर तक लूंगी मैं बेटा, याद रखना। आज तो तुम्हारी क्लास देर तक लूंगी मैं, क्योंकि मुझे याद है मैंने तुम्हारी ट्यूसडे को 5-10 मिनट जल्दी खत्म करी थी, है ना। कितने दिन तुम्हारे कहने पे मैम ने जल्दी खत्म करी है ना। अब तुम आज तो 11वीं के छात्र बन चुके हो, फिर तुम्हें थोड़ा बहुत गम भी होगा शायद कि इतना % और ला सकते थे, ये वो, तो तुम्हारा माइंड डाइवर्ट करने के लिए। ऐसे मेरा कोई देखो मन नहीं है तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास लेने का, बट ऐसा ना मैं सोच रही हूँ आपका माइंड डाइवर्ट हो, बेचारे आज बच्चे परेशान होंगे, ऐसा ना सोच रहे हो कहीं और दिमाग उनका ना चले। तो कहीं और दिमाग ना चले तो मैम एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगी, मैम ले लेंगे एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगी तो सारी चीजें सही हो जाएंगी, है ना, है ना। चलो क्या बात है, कितने प्यारे बच्चे हमारे, कितनी जल्दी मना कर देते हैं ना। कोई बात नहीं बेटा, आपकी नहीं सुनी जाएगी। एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास के मतलब को समझो। एटॉमिक मास और उसका कुछ एवरेज की बात हो रही होगी, ठीक है। अब देखो कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका आइसोटोप होता है ना। जैसे बहुत दिमाग में आएगा ये क्लोरीन क्या लिखा था 35.5, क्यों भाई क्यों 35.5 क्या है। तो ये 0.5 ऐसे अजीब सा इसका मास क्यों आया था। तो दरअसल ये एक एवरेज एटॉमिक मास का टर्म समझो। एवरेज एटॉमिक मास कहता है कि कई बार कई सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका एक से ज्यादा एटॉमिक मास होता है। मतलब जैसे कि आइसोटोप्स, खैर आइसोटोप्स टर्म आपको सेकंड चैप्टर में पढ़ना है, पर फिर भी सिंपल है। कुछ ऐसे एलिमेंट के एटम्स होते हैं, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। मतलब कि अलग अलग एलिमेंट है ना, उनकी बात नहीं कर रहे हैं हम, बोल रहे हैं अगर सेम एलिमेंट है, उनके जो एटम्स है, सेम एलिमेंट के जो एटम्स हैं उनका सेम एटॉमिक मास, सॉरी एटॉमिक नंबर है, पर उनका एटॉमिक मास डिफरेंट है। जैसे प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्रीटियम, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं, जैसे कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके आइसोटोप्स होते हैं, मतलब उनका आप सोच रहे हो कार्बन है तो सही है, कार्बन है। मैंने बोला कार्बन का मास बताना, तुमने कहा 12। मैंने कहा अरे यार पगले हो क्या तुम एकदम, हाँ पगले हो क्या। कार्बन का जो तुमसे मैंने मास पूछा है ना, तुमने मुझसे क्यों नहीं पूछा कौन से कार्बन का मास। तो तुम बोलोगे मैम ये क्या बात है, कार्बन तो एक ही होता है ना। मैंने कहा नहीं, 3 टाइप का कार्बन होता है, कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, तीनों है कार्बन ही, पर उनका एटॉमिक मास डिफरेंट हो जाता है। तो जब भी कभी एक ऐसा एलिमेंट हो जिसके आइसोटोप्स बन रहे हो, या कह लो जिसके एक से ज्यादा कॉम्पोजिशन जो हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, एक से ज्यादा एटॉमिक मास निकल के आ रहे हो, तो उनका अब उसका एटॉमिक मास कैसे बताओगे, तो एवरेज एटॉमिक मास निकालते हो। एवरेज एटॉमिक मास, अब एवरेज एटॉमिक मास निकालने का तरीका समझो। पहले एवरेज एटॉमिक मास का मतलब समझे। एवरेज एटॉमिक मास क्या है, किसी भी एलिमेंट का मैम सम हो जाता है उसके मासेस का। भाई उसके मासेस को जोड़ दो, ठीक है, आइसोटोप्स के मासेस को जोड़ दो और मल्टीप्लाई करो नेचुरल अबेंडेंस से। व्हाट इज नेचुरल अबेंडेंस, आपको एक वैल्यू जनरली गिवन रहती है, हमेशा ही गिवन रहेगी, ठीक है। इसे रिलेटिव अबेंडेंस के नाम से भी जानते हो। कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, C12, C13, C14, C12, C13, C14। सभी में कार्बन का एटॉमिक नंबर सेम होता है 6, एटॉमिक नंबर सभी में 6 होता है। एटॉमिक मास देखो कभी 12 है, कभी 13 है, कभी 14 है, ठीक है। तो इसका रिलेटिव अबेंडेंस की आपको वैल्यू दी रहेगी, इसको आप नेचुरल अबेंडेंस भी बोल सकते हो, ठीक है। तो जो भी रिलेटिव अबेंडेंस की वैल्यू दी है मल्टीप्लाई बाय जो भी इसका रिलेटिव एटॉमिक मास, मतलब एटॉमिक मास दिया है वो, और सबको जोड़ दो। मतलब 98.892 इंटू 12, 98.892 जो भी है इंटू 12, प्लस ये जो वैल्यू है इंटू ये वाली वैल्यू, इन सभी को आपस में करना है मल्टीप्लाई और साथ में जोड़ देना है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। आपको आंसर एएमयू के टर्म में भी निकाल सकते हो, यू भी लिख सकते हो और उसी को ग्राम भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख दो चलेगा, ठीक है। तीनों में से कोई भी यूनिट लिख सकते हो। ये किसे किसे समझ में आया बताओ, ये किसे किसे समझ में आया बताओ, जल्दी जल्दी से बता दो, ये समझ में आया। क्लियर हुआ तो क्लियर लिखो। अपनी बातों में लगे हो, अपनी बातों में लगे हो ना बेटा, बातों के नंबर नहीं है, समझ गए। अगर कभी भी सिंपल है, एवरेज एटॉमिक मास का मतलब है, वापस से मैं रिपीट करूं एक बार और सुनो, 3 टाइप के आइसोटोप्स हैं कार्बन के, किसी के भी आइसोटोप कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर एक से ज्यादा आइसोटोप है, अगर एक से ज्यादा आइसोटोप है तो आपको क्या करना है,
जितने भी आइसोटोप्स हैं उनको देखो, उनका रिलेटिव अबेंडेंस या नेचुरल अबेंडेंस करके कुछ वैल्यू दी होगी, ठीक है, और उसके बाद उसका मास दिया होगा, तो जो भी रिलेटिव अबेंडेंस है उसको मल्टीप्लाई कर करके ओवरऑल को जोड़ दो तो आपका आंसर आ जाएगा। अब ये मत सोचना मैम यहाँ पे 98.892 लिखा है और यहाँ पे 0.98892 लिखा है, तो डिपेंड करता है क्या यूनिट गिवन है, आपको हर चीज को एएमयू या ग्राम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हो सकता है किलोग्राम में आपको गिवन हो, यहाँ पे गिवन होगा कि किलोग्राम में, तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्राम में, ठीक है। तो जो भी चीज है जिस हिसाब से उस हिसाब से एक ही यूनिट के हिसाब से आपको करना है। तो कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमें हमेशा ये वैल्यू गिवन रहेगी, रिलेटिव अबेंडेंस या नेचुरल अबेंडेंस, उसको हमें मल्टीप्लाई करना है हर एक आइसोटोप के मास से और सबको उठा के जोड़ देना है। ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो स्कूल में पूछा जा सकता है, तो इस हिसाब से इसको आपको याद रखना है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास मतलब मॉलिक्यूल का मास, बहुत सिंपल है, और मैं आपको बता दूं मॉलिक्यूलर मास तो भाई पूरी केमिस्ट्री में आपको यूज करना है, ठीक है। अब बड़े ध्यान सुनना, बड़ा प्यारा है यार, ये तो बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। मैं तुमसे बोलूं कि यार वाटर का मास बताना कितना होता है, तो तुम तुरंत बोल दोगे 18, क्योंकि बचपन से पढ़ के आए हो ना यार, बचपन के प्यार को नहीं भूले हो तो पढ़ाई को भी नहीं भूले होगे ना। तो 18 क्या है मैम, उसका मास है। क्यों है? क्योंकि मैम पता नहीं मैम, ये तो पढ़ लिया था हमने, तो मेरे ख्याल से वैसे तो आपको वाटर के हिसाब से पता ही होगा क्योंकि पढ़ा है, तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत समझा दिया होगा, बट एग्जैक्टली मॉलिक्यूलर मास का मतलब समझो, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं किसी मॉलिक्यूल में, उससे आप निकालते हो उसका मॉलिक्यूलर मास। मतलब बड़े मतलब ही हो यार, मतलब ही बच्चे हो क्या। चलो मतलब बताते हैं इसका। मैंने आपसे बोला वाटर का मॉलिक्यूलर मास बताइए, तो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं वाटर में, 2 हाइड्रोजन के हैं, है ना, 2 हाइड्रोजन के एटम है, 1 ऑक्सीजन का एटम है। एक्चुअल नंबर ऑफ एटम के हिसाब से ही निकलता है उसके मॉलिक्यूल का मास। अब देखो मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ, H2O हम बोल रहे हैं बार बार, तो इसमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है मैम, और मैम 1 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन है, ठीक है। यस मैम, अभी हमने हाइड्रोजन का एटॉमिक मास देखा था मैम, 1 होता था, है ना, 2 हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन का भी आपने एटॉमिक मास देखा था, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है मैम, एटॉमिक नंबर है 8, तो इंटू 2 16 होता होगा ना, तो 16, तो मास कितना निकल के आया देखो, 2 + 16 विच इज इक्वल्स टू 18। तो ये क्या है, इसके मॉलिक्यूल का मास है। तो मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है एक मॉलिक्यूल में जितने असलियत में एटम्स बैठे हैं उनके एटॉमिक मासेस को देख लो और सबको जोड़ दो आपस में। मैम वापस से, मॉलिक्यूलर मास कहता है एक्चुअल जितने एटम्स बैठे हैं उनका एटॉमिक मास देखो, जो आपको बता दिया पिछली स्लाइड में, उनका एटॉमिक मास देखो और उनके एटॉमिक मास को जो भी भाई जितने भी नंबर है उसको मल्टीप्लाई करके ओवरऑल सबको जोड़ दो। दिस इज मॉलिक्यूलर मास। हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, डोंट वरी। सुन लो पहले क्या लिखा हुआ है, ये होता है मैम सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स। हर एक एटम के जो भी एटॉमिक मास है, हर एक एटम का जो भी एटॉमिक मास है उसका सम, उसको जोड़ रहे हैं एक मॉलिक्यूल में जो कि प्रेजेंट है इन द मॉलिक्यूल, इज द मॉलिक्यूलर मास। समझ में किसी किसे आया? मेरे ख्याल से आसान होगा। एक और क्वेश्चन कर लो, चलो एक और कर लो। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ प्रोपेन? बताइए मॉलिक्यूलर मास ऑफ प्रोपेन इन द चैट बॉक्स। मॉलिक्यूलर मास ऑफ प्रोपेन बताओ भाई। चैट बॉक्स में जल्दी से बता दो, चैट बॉक्स में बता दो। क्या मतलब कि मैम अभी आप ट्रेन में कहीं से ट्रैवल करके आ रहे हो क्या? हाँ, चैट बॉक्स में बता दो जल्दी से, हमारे बच्चे चैट बॉक्स में बता दे क्या आंसर है इसका। बताओ क्या आंसर है इसका। सोनीपत जिया, अच्छा क्या बातें चल रही हैं यार, कहाँ क्या बातें चल रही हैं। एनीवन फ्रॉम तमिलनाडु, संद्रा कह रही है एनीवन फ्रॉम तमिलनाडु। संद्रा सच बता दो, सांद्रा मतलब जो भी प्रोनाउंसिएशन, सच बता दो कोई होगा तमिलनाडु से तो क्या हो जाएगा, तुम उसके घर जाओगे मतलब बोलोगे कि अरे यार चलते हैं, जाओगी? बताओ मुझे, बताओ क्या कहना चाहते हो। अगर कोई होगा तो एक एक घर चले जाओगे तुम लोग उसके? हाँ नहीं ना, उसको वर्ल्ड टूर दोगे, उसको कुछ फ्री करवा दोगे? नहीं ना यार, क्या बातें हैं ये। 44 आ रहा है, चलो चेक करते हैं। मॉलिक्यूलर मास पता करना था प्रोपेन का। प्रोपेन क्या होता है? मेथ एथ प्रोप, 3 कार्बन होते हैं मैम, है ना। प्रोपेन H8, ये होता है प्रोपेन। C3H8 होता है ना भाई। एल्केन क्या होता है? CnH2n+2, है ना। 3 × 2 + 2 8, C3H8, ठीक है मैम। बोल रहे थे इसका मॉलिक्यूलर मास बताओ, तो C3H8 का बताना होगा तो हम बोलेंगे कि मैम कार्बन कितने हैं मैम? 3 कार्बन है। कार्बन का मास होता कितना है? एक कार्बन का होता है 12 मास, है ना। हम जनरली 12 ही लेके चलते हैं, ठीक है।
तीनों आइसोटोप्स में से हम 12 वाले को यहाँ पे लिखेंगे। हाइड्रोजन कितने हैं? 8 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन का मैम मास होता है 1, तो 8 का कितना होगा? 8 इंटू 1, 12 मतलब जोड़ दो, 36 प्लस 8 कितना आ जाएगा? 36 प्लस 8, 36 प्लस 8 46, 46 माइनस 2 इज 44। सबका सही आंसर 44 ग्राम या 44 यू कुछ भी लिख दो, दिस इज द राइट आंसर। चलो भाई, तो क्या मॉलिक्यूलर मास निकालना सबको समझ में आ गया? बताओ आया? क्लियर हुई ये वाली बात सबको? क्लियर हुई? पक्के से क्लियर हुई? हाँ, ग्राम लिख दो, यू लिख दो, चलेगा। मॉलिक्यूलर मास भी क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास तो बहुत आसान है यार, फॉर्मूला मास तो कुछ है ही नहीं। फॉर्मूला मास मतलब मॉलिक्यूलर मास, जो आपने पढ़ा बस वही है। फॉर्मूला मास मतलब मॉलिक्यूलर मास। अरे मैम तो दोबारा क्यों लिखा है ये बताते हैं। ये भी मॉलिक्यूलर मास है, बस ये क्रिस्टल लैटिस की बात कर रहा होता है, या बोल लो ये किसी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड की बात कर रहा होता है, या बोल लो ये किसी आयनिक कंपाउंड की बात कर रहा होता है। मतलब ऐसे कंपाउंड जिसके क्रिस्टल्स एकदम लैटिस में लगे हुए, मतलब एकदम परफेक्टली क्रिस्टलाइज्ड शेप या स्ट्रक्चर है ना। जैसे NaCl, लेट्स से NaCl, तो मैंने बोला इसमें ना NaCl है, NaCl, तो Na प्लस Cl माइनस एकदम परफेक्ट लैटिस में तेज तेज चिपक के बैठे हुए हैं ना। Na फिर Cl, NaCl, NaCl इस तरीके से लगे हुए हैं ना। तो ये परफेक्टली क्रिस्टलाइन लैटिस प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि ये एक आयनिक कंपाउंड है। एक आयनिक कंपाउंड का जब आप मॉलिक्यूलर मास निकालते हो तो वही हो जाता है बेटा फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास समझ में आया? मॉलिक्यूलर मास तो समझ गए, फॉर्मूला मास भी मॉलिक्यूलर मास ही है, बस ये एक आयनिक कंपाउंड का है, बस ये एक आयनिक कंपाउंड के लिए। मैम समझा दो वापस से, फॉर्मूला मास किसी भी सब्सटेंस का क्या है? सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द एटम्स ऑफ आयनिक, बस इतना लिख लो तुम, बस इतना समझ जाओ, है ना। मॉलिक्यूलर मास ही है, बस ये आयनिक कंपाउंड में होता है। आयनिक कंपाउंड पता है आपको? नहीं पता तो थोड़ा सा बता, वैसे तो पता होगा, थोड़ा सा बता देती हूँ मैं। अभी बस ये समझो जो आयन से मिलके बने हैं, जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंपाउंड्स बनते हैं, उन्हें आप आयनिक कंपाउंड्स कहते हो, ठीक है। तो जिसमें एक मेटल हो और एक नॉन मेटल हो, एक मेटल और एक नॉन मेटल हो, वो होता है आयनिक कंपाउंड, ठीक है। यस मैम, दिस इज जनरली यूज्ड फॉर आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स के लिए यूज होगा विच डू नॉट कंटेन्स अ डिस्क्रीट मॉलिक्यूल, ऐसे बिखरे हुए मॉलिक्यूल्स नहीं है, क्रिस्टल लैटिस में फिक्स्ड हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट्स, मैम एग्जांपल समझाओ। जैसे कि बेटा मैंने आपको NaCl बताया, तो NaCl का जो भी मॉलिक्यूलर मास है वो मॉलिक्यूलर मास नहीं कहलाएगा, वो फॉर्मूला मास कहलाएगा, क्योंकि NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो ये होता है फॉर्मूला मास। एक क्वेश्चन, कैलकुलेट द फॉर्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड। चलो NaCl का फॉर्मूला मास निकालना है, NaCl, ठीक। तो मैंने क्या बताया, जो भी फॉर्मूला मास होता है, मैं लिख दे रही हूँ, ऐसे आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये सब आपको बस पढ़ना है। जो भी फॉर्मूला मास होता है वही उसका मॉलिक्यूलर मास होता है, ठीक है। बस ये एक आयनिक कंपाउंड में होता है, आयनिक कंपाउंड, ठीक है। यस मैम, चलो तो फॉर्मूला मास सोडियम क्लोराइड, सोडियम कितना होता है? 23 होता है मैम एटॉमिक मास। कितनी बार सोडियम है? एक बार है, प्लस क्लोरीन कितना होता है? 35.5 होता है। कितनी बार क्लोरीन है? केवल एक बार क्लोरीन है, तो 23 प्लस 35.5, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या आएगा बताओ, कितना आएगा? 0.585, 58.5 यू विल बी द आंसर। बताओ भाई, क्या हमारे बच्चों को ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? इन द चैट बॉक्स, क्या हमारे बच्चों को क्लियर हुआ? क्लियर हुआ पहला वाला, 58.5 सबका आंसर आ गया। यू इज द यूनिट, ठीक है तो एक तरीके का मास ही, तो यू लगा देना यूनिट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। मैं इसको यहां से हटा दूं, यहां से हटा दूं, सबको पता ही था उसका मतलब, है ना। तो चलो नेक्स्ट आते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। सेकंड कह रहा है मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला बताओ पहले, तो निकालना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है बेटा? ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? अगर नहीं पता तो याद रखना, इट इज C6H12O6, ठीक है। कुछ फॉर्मूला आप याद रखना, जैसे आपको मैं यहीं पे बताती हूँ, या आप क्लास 12 में भी समझोगे। ग्लूकोज होता है बेटा, ऐसा करते हैं, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, बस 1-2 दिन और, मतलब 2-4 दिन और, इस हफ्ते मतलब नेक्स्ट वीक कोशिश करेंगे नोट जल्दी से डाउनलोड हो। राइटिंग अच्छी नहीं बन रही है तो मजा नहीं आ रही है इसमें मुझे, है ना। क्या बताना चाहती मैं? हाँ, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला याद रखना, ग्लूकोज होता है C6H12O6, ठीक है। इसके अलावा फ्रक्टोज भी पूछा जा सकता है, फ्रक्टोज भी होता है C6H12O6। इसके अलावा सुक्रोज पूछा जा सकता है,
सुक्रोज होता है C12H22O11। ठीक है, ये फॉर्मूलाज याद रखना दिमाग में। ठीक है, ये फॉर्मूलाज याद रखना अगर नहीं याद हो। चलो फिलहाल ग्लूकोज के बारे में पूछा गया है, C6H12। C कार्बन क्या होता है, 12 होता है मैम, कितनी बार है, 6 बार है। हाइड्रोजन का मास होता है 1, कितनी बार हाइड्रोजन है, 12 टाइम्स है। ऑक्सीजन का मास होता है मैम, एक ऑक्सीजन में 16 मास होता है, 6 ऑक्सीजन है। कितना आ जाएगा, 72 प्लस 12 प्लस 6 7 8 9 96। ठीक है, कितना हो गया, कितना हो गया, चेक कर लो, 6 7 8 9 10, ठीक है, 17 18 180 U विल बी द आंसर। बताओ कितने बच्चों को क्लियर है, कितने बच्चों को ये वाला भी क्लियर है, आ गया। बहुत सारे बच्चों ने आंसर ऑलरेडी बता भी दिया था हमें। किसे किसे क्लियर है बताओ। 132 किसी का आ रहा है, बाकी सबका 180 आ रहा है। 132 क्यों आ रहा है यार, 132 क्यों आ रहा है, चेक कर लो एक बार। देखो मैं इसको रिपीट करती हूँ जल्दी से। C6H12O6 होता है हमारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्योंकि 6 कार्बन और एक कार्बन का मास होता है 12, तो 12 × 6 प्लस 12 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, 12 × 1 प्लस 6 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, 16 × 6। सबको आपस में जोड़ोगे आंसर आएगा 180। किसे किसे समझ में आया बताओ, किसे किसे समझ में आया। एक और क्वेश्चन करोगे क्या कोई, एक और क्वेश्चन करोगे, ये तो इसका आंसर है, फिर मोल कॉन्सेप्ट है। एक क्वेश्चन करो जल्दी से, मुझे मास बताओ सल्फ्यूरिक एसिड का, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। यहां पे करते हैं, चलो मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4। H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास किया होगा, किया होगा, बताओ किया होगा, बता दो जल्दी से। मैमड़ा 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 लिखना बंद करो, पिट जाओ। एक तो तुम ऑफलाइन क्लास डिजर्व करते हो, है ना, एक तो ऑफलाइन क्लास तुम डिजर्व करते हो। अरे मैं ऐसे करूंगी, अरे बेटा ऐसे करने के लिए मिल जाओ तुम, एक ऑफलाइन क्लास में मिलो तुम। ये जो तुम लोग हरकतें कर रहे हो ना, एक बस एक ऑफलाइन क्लास और ये सारी हरकतें सही, केवल एक ऑफलाइन क्लास और हमारे बच्चों की जितनी प्यारी प्यारी हरकतें हैं, प्यारी हरकतें हैं ना, मतलब वो सब सही एक बार में। 98U 98U, वेरी गुड वेरी गुड। तो कैसे निकालोगे भाई, हाइड्रोजन होता है 1 और 2 बार हाइड्रोजन है, सल्फर होता है कितना 32, एक बार सल्फर है, ऑक्सीजन होता है 16 × 4। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2 + 32 + 64, 4 + 4 इज 8, 6 7 8 9 98 U के आसपास हमारा आंसर आ रहा होगा। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास होता है 98 U। तो इस तरीके से मॉलिक्यूलर मास निकलता है, मॉलिक्यूलर मास निकालना इंपॉर्टेंट होता है, तो याद रखना। ठीक है, चलो भाई, तो मेरे ख्याल से सारे मास आपको समझ में आ गए होंगे। हेडिंग लगाइए मोल कॉन्सेप्ट। बेटा इसका मोल शायद तुम अभी ना जानो, पर इसका मोल तुमको बहुत जिला देगा, इतना जिला देगा ना, ये जो तोल मोल के तुम चीजों को सोच रहे हो ना, सब भूल जाओगे एक बार में। मोल कॉन्सेप्ट हेडिंग लगाइए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम केमिस्ट्री। आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आगे चल के कुछ भी पढ़ाई कर रहे हो, मोल कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हेडिंग लगाइए मोल कॉन्सेप्ट। अच्छा ये मोल कॉन्सेप्ट आया क्यों का पहले ये समझो। देखो यार, हम बात करते हैं एटम की, है ना, यस मैम, एटम तो बड़ा छोटा सा है, एक बहुत ही छोटा सा पार्टिकल है, इतना छोटा सा पार्टिकल है कि उसके लिए कोई भी कैलकुलेशंस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। हाँ मैम, इसके अलावा एटम्स मात्रा में बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब जैसे मैंने आपसे बोला कि आपको क्या लग रहा है, मतलब आपको क्या लग रहा है, एक एलिमेंट मिल, मतलब कोई भी चीज आप खुद से सोचो, 10 एटम मिले हैं, 20 एटम नहीं, शायद लाखों एटम मिल रहे हैं, कहीं कहीं तो करोड़ों एटम मिल रहे हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ एटम्स जिसके लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं। एटम एक बहुत छोटी सी चीज है, पर वो बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है, जिसमें भी होती है ना। तो इतनी बड़ी बड़ी चीजों में, इतनी छोटी छोटी चीजों में, ये जो पूरी कैलकुलेशन हम बैठाते हैं, ये जो इनको हम नापते हैं कि कितने एटम है, क्या नहीं है, वो उसके लिए एक टर्म आया है मोल, और इसीलिए हम पढ़ते हैं मोल कॉन्सेप्ट। तो केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट का बहुत ही मोल है। ठीक है, अनमोल है ये मोल कॉन्सेप्ट, अनमोल है ये मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इन केमिस्ट्री। ठीक है, तो अब मोल होता क्या है, लेकिन मोल का मतलब क्या है। मैंने बोला 1 दर्जन अंडे, 1 डजन एग, 1 डजन एग, है ना। तो 1 डजन एग का मतलब क्या है, तुम कितने एग लेके आओगे बताओ, आप कितने एग्स लेके आएंगे। मैंने बोला जाओ जाके 1 दर्जन एग लेके आओ, 1 डजन एग्स लेके आओ, तो कितने एग्स लेके आओगे, 1 डजन एग लेके आओ तो कितने एग्स लेके आओगे।
मैम ये कल पढ़ा देना। अरे वाह बेटा वाह, तुम 2-3 टॉपिक पढ़ने आते हो ना क्लास में। तुम सच बताओ, कहीं तुम्हारी ये कोई चाल तो नहीं है? चाल तो नहीं है कि यार हम केमिस्ट्री टीचर चेंज कर दे? हाँ, शुरुआत में क्योंकि लोग मुझे पसंद तो करते नहीं है। देखो कभी भी मैं जिस भी लोगों से, पता नहीं, आई डोंट नो आपके साथ ये मेरा अस मोमेंट होगा या नहीं, मैं कभी भी किसी से, 12 इज द राइट आंसर, ठीक है? तो लेट मी सी मेरा आपसे अस मोमेंट होता है या नहीं इस चीज में। मैं कभी भी किसी से मिलती हूँ, कभी भी, तो वो स्टार्टिंग में मेरी पता नहीं क्यों खराब इमेज बन जाती है, फॉर नो रीजन, मैंने कुछ नहीं किया होता है, पर हमेशा मुझे सुनने को आता है ऐसे बाद में, कह रहे यार वो कह रहे तुम बड़ी रूड हो। मैं सोचती हूँ हाँ यार मैंने ऐसा क्या किया होगा, तुम्हारे अंदर एटीट्यूड है, तुम रूड हो तुम। और वही लोग अगर मुझसे 5-10 दिन बात कर ले तो नॉर्मल हो जाते हैं, कहते हैं अरे हमने बताया तुमको, ऐसा सोच लिया था। ये क्या बात होती है भाई? ऐसा क्या होता है? आपके साथ होता है ऐसा कभी? हाँ, अस मोमेंट हुआ क्या मेरा आप लोगों से? हुआ अस मोमेंट? नहीं होता है। तो कुछ बच्चे ऐसे, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, खैर वो हर चीज में से ढल जाते हैं ना, कि लाइक देर ऑलवेज हैप्पी। बच्चे क्या मतलब नॉर्मल भी रियल लाइफ में भी है ना, वो सबसे ऐसे दोस्त बन जाते हैं। कुछ होता है किसी से नहीं बनते हैं, पर कुछ होता है बीच में जो लोग रह जाते हैं वो हम जैसे होते हैं, है ना? एक तो बहुत ही कूल टाइप के होते हैं, उनके सब दोस्त बन जाते हैं तुरंत तुरंत, और एक ऐसे होते हैं उनको कभी नहीं बनाना होता तो वो एकदम साइड हो जाते हैं। पर सेंटर वाले जो लोग हैं, हमें बनाना है, हम खुश हैं, पर सामने वाला हमें समझ ही नहीं रहा है। हुआ ना इस मोमेंट, वही ना यार, सामने वाला समझ ही नहीं रहा है, रिश्तेदार आ रहे, कोई आ रहे, कह रहे अरे बड़ी बड़ी ही घमंड है तुम्हारी लड़की के अंदर। क्या भाई, ये क्या बात हुई? जबरदस्ती जज कर लिया गया हमको? हाँ, हमारी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो ये हम जो बीच वाले हम लोग है ना यार, हम लोग के बीच वाले मतलब हम लोग जो इन दोनों कंडीशन के बीच में है, वो बड़ी खराब कंडीशन हो जाती है। आधे लोग मुझे मतलब मेरे साथ भी ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा, कि उस सराउंडिंग के आधे लोगों को लगता है अरे यार इससे तो बात ही नहीं करते, बहुत ही एटीट्यूड। और अगर वो मुझसे 10-15 दिन बात कर लेते तो दे आर लाइक अरे हम तो मजा, हम तो पता नहीं क्या ही सोच रहे थे तुम्हारे बारे में, है ना? फिर बुरी कंडीशन, बुरी सिचुएशन होती है जब वो हमसे बात नहीं की होते हैं, है ना? अगर उन्होंने हमसे कभी बात नहीं करी तो उनकी आज तक मेंटालिटी वही रह जाती है हमारे लिए। चलो बैक टू द टॉपिक। तो मोल इसका बहुत ही जरूरी है। अब मैंने बोला 1 दर्जन एग ले आओ, तो तुमने एकदम सही बात बोली होगी कि मैम 12 एग्स हम लेके आ जाएंगे, ठीक है, एकदम सही बात है। फिर मैं बोलू 1 डजन बनाना लेके आओ, तो 12 केले लेके आ जाओगे। मैं बोलू जो 1 पेयर ऑफ शूज लेके आओ, 1 पेयर ऑफ शू लेके आओ, तो तुम कितने शूज लाओगे? 2 ही तो लाओगे ना, 2 शू लेके आओगे, तो 1 पेयर ऑफ शूज हो गया। ये मैम आप क्यों बता रहे हो, ये तो हमें पता है, बचपन से पता है ये बात। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, आप ये जो नंबर्स बोल रहे हो, मैंने बोला 1 डजन और तुम तुरंत समझ गए 12। 1 दर्जन बोलने पे तुम 12 कैसे समझ गए? क्योंकि 1 दर्जन का मतलब ही 12 है। तो 1 डजन इज नथिंग बट अ नंबर। 1 डजन का कोई मतलब नहीं है, 1 दर्जन का कोई मतलब ही नहीं है, इसका मतलब है 12। 1 पेयर का कोई मतलब नहीं, पेयर का कोई मतलब ही नहीं होता, पेयर एक नंबर है, पेयर का मतलब है 2, ठीक है? ठीक है, जो तुम्हारा है ही नहीं, जो तुम्हारा पता नहीं कब होगा, है ना बेटा? तो पेयर का मतलब होता है 2, 2 लोग, 2 चीजें, उसके लिए हम यूज करते हैं वर्ड पेयर, ठीक है? तो इसको क्यों बताया मैम? क्योंकि मोल भी यही है, मोल इज नथिंग बट अ नंबर। इसको एक लाइन ही मैं इसको हमेशा ऐसे बोलती हूँ, मोल इज नथिंग बट अ नंबर, मोल इज नथिंग बट अ नंबर। अब अगर मैंने तुमसे कह दिया, लेट्स सपोज मैंने आपसे, आज तुम्हारा बेटा छुट्टी बाय कुछ काम नहीं करेगा, चुपचाप पढ़ लो, मोल कॉन्सेप्ट चल रहा है, तुम जाओगे तो तुम्हारा ही लॉस है। आज 9:15 9:20 के 1 मिनट पहले भी क्लास खत्म नहीं होगी तुम्हारी, क्योंकि ट्यूसडे को मैं तुम्हें 10-15 मिनट कम पढ़ा दूंगी, ट्यूसडे को चलेगा, है ना? इतने दिनों में नहीं, वो पूरी कसर कब निकलेगी तुम्हारी, आज, समझ रहे हो? चलो, तो मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेगा आज, तुम लिखोगे, अपना ही टाइम वेस्ट करोगे, चुपचाप पढ़ लो, मैं बोल रही हूँ, ठीक है? मोल इज नथिंग बट अ नंबर। अब मैंने आपसे बोला जाओ 1 मोल एग्स ले आओ, तुम बेटा इतने अंडे लेके आ जाओगे ना कि दुकान बन जाएगी हमारी। क्यों? क्योंकि 1 मोल होता है, क्योंकि 1 मोल की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, है ना? 10 की पावर 23। मतलब अगर मैंने आपसे बोला 1 मोल एग्स लेके आओ, तो आप कितने एग्स ला रहे होगे? नियरली अगर हम सोचे तो आप ला रहे होगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ऐसे ऐसे कुछ, है ना? इतने सारे एग्स, समझ रहे हो? दिस इज 1 मोल। तो मोल इज नथिंग बट अ नंबर। मोल कुछ नहीं है, मोल सिर्फ एक नंबर है। मोल कुछ नहीं है, मोल सिर्फ और सिर्फ एक क्या है? नंबर है, एक नंबर है मोल। मोल कुछ नहीं है, एक नंबर है। तो मैं आपसे कोई भी दुनिया की एक मोल चीज बोल दूं, मैं बोलूं 1 मोल पेस्ट्रीज लेके आ जाओ, समझ रहे हो ये एग्जांपल मैंने क्यों दिया?
जो पसंद है हम तो उसी की बात करते हैं ना। तो 1 मोल तुम पेस्ट्री लेके आ जाओ, तुम इतनी सारी पेस्ट्रीज लाओगे। तो 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, मोल इज नथिंग बट अ नंबर, मोल इज नथिंग बट अ नंबर। इस लाइन को दिमाग में बैठा लो। तो जैसे 1 दर्जन होता है, 1 पेयर होता है, 1 डजन 1 पेयर, सिमिलरली 1 मोल होता है, और 1 मोल में इतने सारी चीजें होती हैं। कुछ भी हो सकता है ये, वैसे तो हम एटम्स के लिए ही यूज करेंगे सबसे ज्यादा। तो मान लो मैंने बोला 1 मोल एटम ले आओ, तो तुम इतने एटम्स लेके आने वाले हो, ठीक है, इतने एटम्स आप लेके आने वाले हो। तो ये 1 मोल का मतलब होता है। इसको खैर हम बोलते क्या, इसको बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। इसको डिनोट किया जाता है बेटा कैपिटल एन और सबस्क्रिप्ट में कैपिटल ए, ऐसे लिखा रहता है। दिस इज मोल, 1 मोल की वैल्यू है ना, दिस इज एन ए, और इसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो अगर मैंने बोला 1 मोल एटम्स, तो कितने एटम लाओगे, 6.022 10 की पावर 23 एटम्स मैम हम लेके आ जाएंगे। अब मोल कॉन्सेप्ट का महत्व जानिए, जैसा मैंने आपको पहले भी समझाया, ठीक है। अरे यार ये देख के बड़ी लालच आ रही है ना, थोड़ा सा ऐसा अमीरों वाला पिज्जा रही है, हाँ मतलब लाइक है, ठीक है, ओके। सो ये पिज्जा है, पिज्जा पिज्जा, बहुत लालच आ रहा है, स्वेर मैं ऐसे देख रही हूँ मेरे मुंह में पानी आ जा रहा है। अरे यार ये क्या हरकत है यार, ये क्या बात है यार, ऐसे कैसे मैं भूखी बनूंगी लाइफ में, भूखी, मैं भूखी बनती जा रही हूँ केवल, ठीक है। हो सकता है इस क्लास के बाद बेटा मैं पिज्जा खाऊं, है ना। चलो, तो अब 1 मोल जो हम समझ रहे हैं, उसी के लिए हम ये समझ रहे हैं कि ये मास एक एलिमेंट का, अगर आपसे बोले, क्योंकि आपको मास अभी भी पढ़ाया गया है, तो मास ऑफ एन एलिमेंट भी समझ लो, ठीक है। तो मान लो ये कार्बन का एटम है, कार्बन का एक एटम है, ठीक है। तो कार्बन के एटम के कितने हिस्से करने हैं, आपको याद होगा 12 हिस्से करने हैं, 12 हिस्से करने हैं, ठीक है। लेट्स से 12 हिस्से हमने कर दिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 हो गए, 8 हो गए होंगे, ठीक है, 10 हो गए होंगे, ठीक है, 12, ठीक है, 12 हिस्से लेट्स से हमने यहाँ पे कर दिए। कितने हिस्से किए, 12 हिस्से। तो पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हिस्से कर दिए, ठीक है। यस मैम। ये जो बेटा एक हिस्सा होगा ना, इसका एक हिस्सा, कोई भी एक हिस्सा उठा लो, लेट्स से यहाँ पे उठाती हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह है। इसका जो एक हिस्सा होगा ना, ये क्या है, ये 1/12 ऑफ कार्बन एटम है। तो हमने एक स्टैंडर्ड एटम लिया है कार्बन, कार्बन हमारे लिए यहाँ पे एक स्टैंडर्ड एटम है, कार्बन हमारे लिए क्या है, एक स्टैंडर्ड एटम है। तो कार्बन को चूज किया गया एज एन स्टैंडर्ड एटम। खैर ये सब तो पूरी साइंटिस्ट की बात है, क्यों किया गया होगा, पूरा सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद कार्बन को स्टैंडर्ड एटम माना गया, और इसके 12 हिस्से किए गए। अब एक हिस्सा उठाया, एक हिस्सा जैसे एक पिज्जा लिया, उसके 12 हिस्से कर दिए और एक पिज्जा की स्लाइस उठाई। अब मैंने बोला जाओ जाके बर्गर का वेट बताओ, बर्गर, हमने कहा बर्गर का वेट बताओ कितना है। तो आप बर्गर लेके आए, आपने एक तराजू में क्या किया, लेट्स से एक पिज्जा की स्लाइस रखी और बर्गर रख लिया। आप देखा बर्गर ना मैम इससे 10 गुना भारी है, तो बर्गर का मास हो गया 10 ग्राम। बस यही है मास निकालने का तरीका, या कह लो यही था पहले मास निकालने का तरीका, ठीक है। तो कार्बन के मैंने 12 हिस्से किए, जैसे कि एक पिज्जा के 12 हिस्से, ठीक है। अब एक हिस्सा जैसे ही हमने उठाया, उससे हमने हर एक एटम का मास को कंपेयर कर लिया, ठीक है, उससे हमने हर एक एटम के मास को कंपेयर कर लिया। तो लेट्स से मैंने बोला कि सोडियम ना, मैंने पहले भी बताया, चलो मैग्नीशियम एग्जांपल ले लो, मैग्नीशियम ना 24 गुना भारी है, मैग्नीशियम का मास 24 हो गया। हाइड्रोजन 1 गुना भारी है, हाइड्रोजन का मास 1 हो गया। तो इस तरीके से हम मास निकालते हैं हर एक एटम का, उस टाइम पे तो इसी तरीके से निकाला जाता था, ठीक है। चलो अब वापस आते हैं, मोल क्या है, मोल है मास ऑफ एन एलिमेंट या फिर कंपाउंड जिसकी भी बात हो रही हो, हैविंग नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स इक्वल टू प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। जो मैंने आपको बोला है ना कि एक कार्बन के स्टैंडर्ड एटम से हम ये पूरी कहानी पढ़ रहे होते हैं, ठीक है मैम, समझ गए। खैर ऐसा कुछ रटना नहीं है आपको, ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाया जा रहा है। मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ द गैस विच हैज वॉल्यूम दिस। ये कुछ भी बेटा आप रटना नहीं, कुछ भी लर्न मत करना कि मैम समझ नहीं आया क्या है 22, कुछ मत रटना, कुछ मत बोलना, ये सब फॉर्मुला बेस्ड है, मैं आपको सब फॉर्मुले के साथ समझाऊंगी, ठीक है। तो जब वॉल्यूम की बात करोगे 22.7 थोड़ा सा दिमाग में बस रखना, ठीक है, अभी आएंगे इस पे हम। अच्छा, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड इट्स मोलर मास। 1 मोल सब्सटेंस का मास जो होता है वही उसका मोलर मास होता है। मैं आपको ये भी बता दूं, मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है, ठीक है, हमारे लिए ये चीज भी सेम होने वाली है। तो 1 मोल, बस यहाँ पे मोल आ जाता है,
एक मोल किसी भी सब्सटेंस का अगर आप ग्राम में मास निकालते हो तो वही उसका मोलर मास हो जाता है। जैसे मैंने आपसे बोला सल्फ्यूरिक एसिड का मास बताओ, तो अभी आप सभी ने 98U बताया था, है ना? तो अगर मैं एक मोल सल्फ्यूरिक एसिड का मास पूछूं, पहले 98U क्या था? मोलिकुलर मास था, पहले आप मोलिकुलर मास पढ़ रहे थे। अभी भी बेटा 98 ही आएगा, पर वो कहलाएगा मोलर मास। मोलर मास क्यों? क्योंकि इस बार आपने एक मोल के लिए बात कर दी। समझ में आया? मोलर मास कुछ नहीं है, मोलिकुलर मास ही है, बस वो एक मोल के लिए हो रही होगी। ग्लूकोज का मास आया था 180, 180 ही होगा, बस वहां पे एक मोल ग्लूकोज लिखा रहेगा। तो एक मोल के लिए कभी भी मास की बात हो रही होती है तो वो उसका मोलर मास कहलाता है, ठीक है? इन ग्राम्स न्यूमेरिकली इक्वल टू एटॉमिक मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, जो मैंने आपको बताया सबके बराबर ही होगा, ठीक है? एवोगाड्रो नंबर क्या होता है? तो मोल इज नथिंग बट अ नंबर, और एवोगाड्रो नंबर को मैम आपने बता दिया Na से डिनोट करते हैं, ये होता है 6.022 into 10 की पावर 23, ठीक है? लेट्स से मैंने आपको बोला जाओ जाके एक मोल एटम लेके आओ, या चलो और चेंज करते हैं, मैंने बोला 2 मोल एटम लेके आओ, मोल सोडियम एटम लेके आओ लेट्स से, तो हाउ मेनी एटम्स you'll bring for me? आप बोलोगे मैम एक मोल में होता है 6.022 और 2 into 6.022 into 10 की पावर 23, मैम हम इतने सोडियम के एटम्स लेके आपके पास आ जाएंगे, ठीक है? तो एक मोल का मतलब होता है 6.022 into 10 की पावर 23, ये होती है इसकी वैल्यू एक मोल की, ठीक है? तो जितने मोल बोले जाएंगे उतने आपको उठा के रख देने हैं। पहले ये बताओ मुझे किसे किसे समझ में आया? हमारे कितने बच्चों को ये क्लियर हुआ? हमारे कितने बच्चों को ये क्लियर हुआ बताओ, जल्दी जल्दी से बता दें, हमारे बच्चे कितने बच्चों को ये क्लियर हुआ? इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीबॉडी? 14 मिनट बचे हैं मैम, तुम्हें क्या लग रहा है बेटा? मैं तुम्हें 9:15 बोला, मैं तुम्हें आज 9:15 पे छोड़ूंगी? यू रियली थिंक सो? इतने इनोसेंट हो आप? इतने इनोसेंट है हमारे बच्चे, इतने ज्यादा इनोसेंट है हमारे बच्चे। बताओ आगे बढ़ जाए, मोल क्लियर हुआ? अच्छे से आया तो ही बताना, अच्छे से आया हो तभी बताना। क्लियर क्लियर, पक्का क्लियर? चलो परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड। तो मोल मेरे ख्याल सबको समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब मोल के कुछ फॉर्मुलास पे आते हैं, 3 फॉर्मुला हमें सबसे ज्यादा सुनने हैं, सबसे ज्यादा पढ़ने हैं, तो पहले हम उनको जानते हैं, ठीक है? मास के टर्म्स में मोल कैसे निकलता है? अगर मास के टर्म में कभी भी बात हो रही हो, अच्छा एक और चीज यहाँ पे लिख लो बल्कि, ताकि फॉर्मूले में भी समझ में आ जाए। मोल की बेटा यूनिट होती है MOL, ठीक है? जनरली तो कोई यूनिट, देखो अब एक बात बताओ, मैंने बोला 1 डजन एग्स लेके आओ, तो कितने, क्या बोलोगे? बोलोगे मैम हम 12 एग्स लेके आ गए, है ना? तो कोई यूनिट नहीं, बस आप बोले 12 एग। सिमिलरली मैंने बोला 1 मोल एटम लेके आओ, तो तुम 10 मोल एटम, है ना? तो लेट्स से मैंने बोला 1 मोल एटम लेके आओ, तो आप इतने एटम लेके आ गए, है ना? तो इसकी जो यूनिट लगेगी वो सिर्फ MOL मोल लिख देते हैं, मतलब मोल ही है, ई हटा दो, है ना? तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसके अलावा इसका सिंबल क्या होता है? स्मॉल n से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ मोल को आप स्मॉल n से डिनोट करते हो, तो जहां कहीं भी स्मॉल n लिखा होता है वो नंबर ऑफ मोल यानी कि इसको डिनोट कर रहा होता है। तो इन टर्म्स ऑफ मास आप क्या बोलोगे? नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू गिवन मास, बल्कि इसको पूरा ही लिख लो स्टार्टिंग में, तो नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है? या मॉलिक्यूलर मास, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? कैसे डिनोट करेंगे मैम? हम बोलेंगे स्मॉल n इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है? इस तरीके से ये इसका फॉर्मूला हो गया। W इज गिवन मास, गिवन वेट, कुछ भी बोल लो, और मोलर मास, ठीक है? N इज नंबर ऑफ मोल, M इज मॉलिक्यूलर या मोलर मास, ठीक है? वॉल्यूम के टर्म में आप समझो यहाँ पे क्या होगा? वॉल्यूम के टर्म में तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे अगर वॉल्यूम की बात हो रही है? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम के टर्म में कैसे निकालोगे? मोल्स मैम निकालेंगे गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.7, और यही आपको पीछे लिख के दिया हुआ था उसने कि जब आप वॉल्यूम की बात करते हो तो एक स्टैंडर्ड वॉल्यूम भी माना गया, विच इज 22.7 स्टैंडर्ड कंडीशन में, है ना? मतलब टेम्परेचर वगैरह सब कांस्टेंट रख के स्टैंडर्ड कंडीशन में 22.7 आता है, पहले 22.4 हुआ करता था, अभी रिसेंटली इसकी वैल्यू चेंज हुई है, तो ये हो गया 22.7, ठीक है? और डिनोट कैसे कर सकते हैं इसको? इसको हम बोल सकते हैं मैम कि इट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.7, ठीक है? इस तरीके से आप इसको डिनोट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है?
इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स, अगर मैं पार्टिकल के बारे में बोलूं तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन पार्टिकल अपॉन एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, क्या मतलब हुआ हमारा इसका, इसका मतलब हुआ कि अगर मैंने आपसे बोला कि अगर मैंने आपसे बोला कि नंबर ऑफ मोल किसके बराबर है, नंबर ऑफ मोल पार्टिकल के टर्म में, तो जो भी गिवन पार्टिकल है, अच्छा गिवन पार्टिकल का मतलब बताओ, पार्टिकल बेटा कुछ भी हो सकता है, एटम की बात हो सकती है, मॉलिक्यूल की बात हो सकती है, आयन की बात हो सकती है, कुछ भी ऐसा पूछ ले कितने मॉलिक्यूल है, कितने एटम है, कितने आयन, तो उसको पार्टिकल बोलते हो। ठीक है, तो जो भी गिवन पार्टिकल हो अपॉन एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, और ये तीनों फॉर्मूला बेटा एकदम बाय हार्ट लर्न कर लेना, क्योंकि ये तीनों फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बहुत सारे फॉर्मूलाज आप पढ़ोगे, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज यही होने वाले हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज यही तीनों होने वाले हैं। तो एक होता है इन टर्म्स ऑफ मास, एक होता है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, एक होता है इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स। खैर आप ये चीजें 9th क्लास में पढ़ के आए होगे, अगर आपको याद हो, अगर आपको याद हो, आप ये चीजें 9th क्लास में पढ़ के आए होंगे। ठीक है ना, चलो चलो परफेक्ट। तो number of mole given mass upon molar mass, number of volume given volume upon 22.7, number of moles particle के लिए given particle upon Avogadro's number। तो मेरे ख्याल से हमारे सारे बच्चों को ये वाला फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूला याद होंगे और अच्छे से याद रहेंगे भी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। इसी तरीके से कुछ फॉर्मुलाज यहाँ पे भी लिखे हुए हैं ना। अच्छा, अब इसको आप इधर उधर तो कर ही लोगे, मान लो आपसे कभी पार्टिकल पूछ ले तो इसको यहाँ ले जाना है ना, बस वही पीछे लिखा हुआ है, पीछे थोड़ा एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है कि इसको इससे मल्टीप्लाई, इससे डिवाइड, तो इसको भी आप एक बार देख लेना। ठीक है, इसको गो थ्रू कर लेना बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। 22.7 हो चुका है। ठीक है, 22.7 हो चुका है ये। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास क्वेश्चन, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं मूल के। करें कुछ क्वेश्चन, करें फटाफट से कुछ क्वेश्चन करें। चलो फटाफट से हम करते हैं कुछ क्वेश्चन। एक इजी क्वेश्चन पहले, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो नंबर ऑफ मोल निकालना है मास के टर्म्स में, नंबर ऑफ मोल्स मैम गिवन मास अपॉन मोलर मास, है ना। गिवन मास कितना है 49, मोलर मास खैर अभी अभी हमने निकाल दिया था, फिर भी आप चाहो तो यहाँ पे देख लो जल्दी से। हाइड्रोजन होता है 2 × 1 प्लस सल्फर होता है 32 प्लस ऑक्सीजन होता है 16 × 4 हो जाएगा, है ना। तो कितना आ जाएगा 98 आ रहा होगा। ठीक है, चेक कर लेना, आएगा 98, चेक कर लेना 98 आ रहा होगा। ठीक है, तो भाई इसको कट्टा पिट्टी कर दो 1/2, तो नंबर ऑफ मोल आ रहे होंगे 0.5, 0.5 मोल आ रहा होगा आंसर। ठीक है, ठीक है, थोड़ा आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था, बच्चों वाला क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से बहुत ही इजी होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। नंबर ऑफ एटम्स इन इतने मोल ऑफ सोडियम, सोडियम के 0.2 मोल में कितने एटम्स होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स, पार्टिकल की बात हो गई है ना। तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल अपॉन एवोगाड्रोस नंबर। फटाफट हाथ चल रहा है ना, एकदम फटाफट आंसर कर पा रहे हो। गिवन पार्टिकल है ना, है क्या, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, यानी कि ये निकालना है, ये निकालना है आपको, ये आपको कैलकुलेट करना है। ये 0.2 गिवन है ना। गिवन पार्टिकल को P मान लो अपॉन एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रोस नंबर क्या होता है 6.022 10 की पावर 23। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा मैम कि जो भी P की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 0.2 × 6.022 10 की पावर 23। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लेना, नंबर ऑफ एटम्स आपको पता चल जाएंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स पता चल जाएंगे। ठीक है, चेक कर लेना कितना आ रहा है 4 4 0 12। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसा कुछ आ रहा होगा 10 की पावर, है ना। या तो ऐसे लिख लो, या तो पॉइंट को वहां रखो 23 ही रहने दो, आपके ऊपर है ना, या तो ये पॉइंट यहाँ से हटा दो और यहाँ पे लगा दो और यहाँ पे 23 रहने दो, ऐसा कुछ देख लेना, है ना। तो ये आपका आंसर आ रहा होगा। इजी अगेन, बहुत आसान है ना, बहुत आसान, बताओ बहुत आसान, ये भी कर लोगे। हाँ, या तो ऐसे कर लो 12.044। देखो एक ही बात है बेटा, आपके नंबर नहीं कटेंगे, आपके नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन चाहो तो लिख लो, यहाँ पे ऐसे कर लो मैम, यहाँ पे 12 पॉइंट हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट हटा के ऊपर से 0 काट दो, आपके ऊपर है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन दिस ग्राम ऑफ इथेन। नंबर ऑफ मोल्स निकालना है अगेन। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है मैम, गिवन मास अपॉन मोलर मास, है ना। पहले इजी इजी क्वेश्चन समझो, गिवन मास कितना है 160, इथेन का मोलर मास, इथेन क्या होता है C2H6, यही होता है ना इथेन C2H6।
तो मोलर मास निकालो। कार्बन है 12 इंटू 2। आप इसको सॉल्व करके भी दिखा सकते हो पूरा, आप चाहो तो बेटा आप इसको पूरा सॉल्व करके भी दिखा सकते हो पहले, है ना। आपकी बुक्स में भी ऐसे ही दिया रहता है कि पहले लिखा होगा इथेन जो कि होता है C2H6, इसका मास निकालो। तो कार्बन होता है 12, 2 बार है, प्लस हाइड्रोजन होता है 1, 6 बार है, तो ओवरऑल आएगा 24 प्लस 6 विच इज 30, है ना। 30 के आसपास आ रहा होगा, या ग्राम के टर्म्स में भी लिख सकते हो, ठीक है। ये आ गया। अब क्या करोगे, अब मैम इसको हम लिखेंगे की गिवन मास अपॉन मोलर मास करके निकालोगे, मतलब नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। गिवन मास कितना है 30, मोलर मास कितना है, मोलर मास सॉरी गिवन मास कितना था 160, मोलर मास कितना है 30, चेक कर लेना कितना आ रहा है 5 पॉइंट, सही है ना, सही है ना, 5 पॉइंट कुछ आ रहा है क्या, 5 जा 15 है ना, पॉइंट लगाओगे 0, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 5.33 समथिंग मेरे ख्याल से आ रहा होगा ना, चेक कर लेना एक बार, ठीक है, ये आंसर आ रहा होगा 5.33 ना। चलो परफेक्ट परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज कंटेन्स 5 मोल्स ऑफ इट, चलो इसको बताओ कितना ग्राम ग्लूकोज में 5 मोल होगा उसका, ठीक है। तो पहले ग्लूकोज को लिखो, अब आपको आसान लगेगा क्योंकि आप ऑलरेडी मॉलिक्यूलर मास निकाल चुके हो, है ना। ग्लूकोज क्या होता है C6H12O6, इसका मोलर मास क्या आएगा, मोलर मास क्या आएगा मैम 6 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 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 6 इंटू कार्बन होता है 16, कितना आ गया 72 प्लस 12 प्लस 96, है ना, यानी कि आ रहा होगा कितना 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 180 ग्राम, ठीक है मैम, ठीक है मैम समझ गए। 5 मोल्स ऑफ इट, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स इस बार गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ मोल कितना है 5, मोलर मास कितना है 180, बताओ निकाल लोगे, निकाल लोगे, बताओ जल्दी से बता दो। W इज इक्वल्स टू 5 इंटू 180, कितना आएगा 900 समथिंग आ रहा होगा, 900 समथिंग आ रहा होगा, ठीक है। एक और चीज यहाँ पे, एक इंपॉर्टेंट चीज लिखो, एक इंपॉर्टेंट चीज लिखो, मैं बता दूं यहीं पे एक चीज, इसको नोट करिए बेटा, मोलर मास की यूनिट क्या होती है भाई, मास है तो मैम ग्राम होती होगी, पर मोलर मास नहीं, मोलर मास इज ग्राम पर मोल, ये याद रखना, मोलर मास की यूनिट होती है ग्राम पर मोल। ये इसलिए बताया क्योंकि अभी मैंने देखा कि अगर देखो ग्राम मास निकालने को आएगा तो ग्राम में रखोगे, कभी किसी का मोलर मास निकालने को आ जाएगा तब, तो उसको टेंशन मत लेना, अगर किसी का मोलर मास निकालने को आ जाए तो ग्राम पर मोल में रखना, ठीक है, ग्राम पर मोल में। जैसे ये जो आपके आंसर्स आ रहे हैं ना, मोलर मास वो ग्राम पर मोल में होता है, जनरली ग्राम पर मोल की टर्म्स में होता है, ठीक है, तो इसको लिख देना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ये अच्छा क्वेश्चन है, कितने हाइड्रोजन एटम है 90 ग्राम ग्लूकोज में, मतलब इस बार आपको मोल नहीं निकालना है, आपको कुछ नहीं, आपको हाइड्रोजन बताने कितने, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इस बार आपको बताने कितने हैं, बताओ करोगे, कर पाओगे ये क्वेश्चन, क्या लगता है तुम्हें, क्या तुम ये क्वेश्चन कर पाओ, बस 1-2 क्वेश्चन और, ठीक है, हाँ हो जाएगी छुट्टी हो जाएगी तुम्हारी, टेंशन मत लो, 1-2 क्वेश्चन और, ठीक है, बस बस बस, देखो यार 2 ही क्वेश्चन है इसके बाद और। कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 90 ग्राम ग्लूकोज में कितने हाइड्रोजन एटम्स होंगे, ये आपसे पूछा गया है, 90 ग्राम ग्लूकोज में कितने हाइड्रोजन एटम्स होंगे, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। ग्लूकोज क्या होता है C6H12O6, अब मैं दोबारा बार बार नहीं कर रही हूँ, सबको पता है इसका मॉलिक्यूलर मास आएगा 180, ठीक है, 180 ग्राम पर मोल, ठीक है, तो मैं इसको दोबारा नहीं लिख रही हूँ, आप सभी को पता है, हम सभी को ये बात पता है, तो मैं इसको बार बार दोबारा नहीं कर रही, तो आसानी से जल्दी हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे आंसर भी बता रहे हैं, पर यार इसको सॉल्व करो, एक बार सॉल्व करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हमको बताने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ मोल कैसे निकलता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, है ना, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास कितना है 90, मोलर मास होता है 180, है ना, यानी कि आ जाएगा नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू 0.5, इतने मोल्स हैं हमारे पास, हमारे पास ग्लूकोज के कितने मोल है 0.5 मोल है। अच्छा, एक मोल ग्लूकोज की बात करूं, एक मोल ग्लूकोज की अगर मैं बात करूं
1 मोल अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं विच इज C6H12O6, तो इसमें कितने हाइड्रोजन होते हैं? 12 हाइड्रोजन होते हैं। लिख लो, कंटेन्स 12 हाइड्रोजन, 12 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। 12 एटम्स होते हैं हाइड्रोजन के, है ना? यस मैम, 12 हाइड्रोजन होते हैं। तो 0.5 मोल में कितने होंगे? सिंपल हमारे पास लग रहा है यूनिटरी मेथड। 0.5 मोल ग्लूकोज में कितने हाइड्रोजन होंगे बेटा? 0.5 इंटू 12 कितना आ जाएगा? पॉइंट हटाओगे, एक 0 लगाओगे, 2 जा 6 जा, 6 एटम्स आएंगे ऑफ हाइड्रोजन। ये समझ में आया? ये होंगे 0.5 मोल में इतने एटम्स होंगे। तो क्या यही हमारा आंसर है? बताओ बताओ, यही आंसर है? इन द चैट बॉक्स क्या लगता है, यही है? यही है? यस और नो? 6 है या नहीं? 6 है या नहीं? यस और नो? एक बार जल्दी से बता दो। 6 ही करेक्ट आंसर है ना? 6 ही करेक्ट आंसर है, यस और नो? 6 6 6, यस 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 यस, बहुत सारे यस आ गए, बहुत सारे 6 आंसर आ गए। चलो, दिस इज नॉट द राइट आंसर, दिस इज नॉट द राइट आंसर। किसी में भी आपने ये जो बात करी, ये यहां तक सही, ये स्टेप सही है, पर ये आंसर सही नहीं है। सभी ने करेक्ट आंसर लिखा है, यस, दिस इज नॉट अ राइट आंसर। 6 इज नॉट अ राइट आंसर, 6 इज नॉट अ राइट आंसर, नहीं है, गलत आंसर है। जब आप एक मोल की बात करते हो, एक मोल में एटम्स कितने होते हैं? एक मोल में होते हैं एवोगाड्रो नंबर जितने एटम, यानी कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। या इतना भी नहीं समझना हो तो सबसे इजी तरीका मैं आपको बताती हूँ, सबसे इजी तरीका मैं आपको बताती हूँ। ये आपको नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू पार्टिकल के बारे में ही तो पूछ रहा था, गिवन पार्टिकल अपॉन एवोगाड्रो नंबर। वो आपसे एटम्स के बारे में पूछ रहा है जो कि एक पार्टिकल है। तो आपने यहां तक किया सही है, यहां तक कोई गलती नहीं करी, सबने सही किया है। पर गिवन पार्टिकल आपके पास कितने हैं? 6, है ना? है ना? है ना? नंबर ऑफ मोल्स के हिसाब से निकालना था, तो या नंबर ऑफ मोल रख दो 0.5, है ना, इज इक्वल्स टू, या तो ऐसे रख दो, या तो आप वैसे रख सकते हो डायरेक्टली कि आपके पास 6 एटम्स निकल के आए, 6 निकल के आए, तो यहाँ पे टोटल आप बोलोगे कि मैम नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल्स टू 0.5, कहाँ गया 5, और टोटल हमारे पास 6 एटम्स हैं इंटू 6.022, सॉरी 12 इंटू 12 था, इंटू 12 था, या चाहो तो डायरेक्ट ही लिख लो यार। ये जो भी आपका आंसर आया इसको मल्टीप्लाई करो एवोगाड्रो नंबर से, यानी कि 6 इंटू 6.022 10 की पावर 23, इतने एटम्स होंगे बेटा एक मोल में, एक मोल में, ठीक है? 90 ग्राम ग्लूकोज में इतने हाइड्रोजन के एटम्स होंगे। और अगर मोल के टर्म्स में बात करोगे तो आपको ये भी मेंशन करना पड़ेगा। अगर मोल के टर्म्स में कभी भी आपको क्वेश्चन पूछा होगा, कभी भी मोल के टर्म्स में क्वेश्चन पूछा होगा, तो आप इस तरीके से आंसर करोगे, ठीक है? तो 0.5 इंटू 12, मतलब मैं ये बता रही थी कि अगर आपको इस फॉर्मूले से करना है तो आप यहाँ पे ये काम करते, आप फिर ये काम यहाँ पे करते कि 0.5 इंटू 12, यहाँ पे लिखते 0.5, यहाँ पे लिखते 12, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 0.5 इंटू 12 एक साथ लिखना पड़ता, फिर आपको यहाँ से आंसर निकल के आता। आया समझ में? छुट्टी कैंसिल कर दो आज, क्या बात है, वेरी गुड। बस यही तो मैंने सोचा ही था, यही तो बात थी बेटा, बस यही ही बात थी। पहले चैट बॉक्स में जल्दी से बताओ किसी किसी ये चीज समझ में आई, जल्दी से बता दो। इन द चैट बॉक्स, इन द चैट बॉक्स, क्या ये बच्चों को समझ में आई? रुक जाओ यार, कर देंगे छुट्टी, कर देंगे, परेशान मत हो। किसी किसी ये चीज क्लियर हुई? एक बार और रिपीट कर दूं? एक बार, बहुत सारे बच्चों को क्लियर हो गया, कुछ बच्चे कह रहे हैं रिपीट कर दो, चलो रिपीट कर देते हैं। इसको चाहो तो आप लिख ही लो, बल्कि पूरा यहाँ पे पूरा लिख लो, फिर अगर नहीं समझ में आया तो इसको पूरे को मैं नोट कर देती हूँ। आ गया तो वेरी गुड, नहीं आया तो हम इसको नोट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो देखो, हमने पहले इतना निकाला, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए हमने, एक मोल। अब देखो हम बोल रहे हैं कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में, अगर एक मॉलिक्यूल, मोल नहीं, यहाँ पे मॉलिक्यूल लिख लो, फिर एक मॉलिक्यूल की बेटा जब आप बात कर रहे हो, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में इतने एटम्स होते हैं, है ना? यस मैम। 0.5 मोल आप ऑलरेडी निकाल चुके हो,
तो आप एक मोल के लिए पूरी कहानी निकालते हो, जो भी आप कर रहे हो तो ना, ये आप एक मोल के लिए करते हो, तो आप बोलते हो एक मोल ग्लूकोज में कैसा क्या होगा, तो एक मोल का मतलब है एवोगाड्रो नंबर, उसमें 6 एटम नहीं, उसमें 6 इंटू एवोगाड्रो नंबर, यानी कि 6 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 हाइड्रोजन एटम्स। तो बेसिकली अगर हमसे कभी भी कोई पार्टिकल इस तरीके से पूछता है तो याद रखो वो एवोगाड्रो नंबर से हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है। वो एवोगाड्रो नंबर मतलब एक मोल के हिसाब से, रटना नहीं है, सिंपल टर्म है, एक मोल के हिसाब से आप बात करते हो हमेशा। हम हमेशा बात एक मोल के हिसाब से करेंगे, हम 0.5 मोल के हिसाब से कोई बातें नहीं करते, ठीक है। ये जो अगर 1 आया होता तो हम एज इट इज लिख देते आंसर, पर ये तो 0.5 मोल के लिए आपने निकाला है ना, और आप निकालते किसके लिए, हमेशा एक मोल के लिए चीजें निकाल रहे होते हो। तो एक मोल ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल है उसमें इतने एटम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अभी आया, बोलो आया, क्लियर हुआ, चलो चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन और हैं, देख लो, थोड़ा सा देख लो। इन 3 मोल्स ऑफ इथेन, अब देखो नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में है तो अब आसानी से निकाल सकते हो। 3 मोल्स ऑफ इथेन, कैलकुलेट द फॉलोइंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम। अब कर लोगे, देखो कितने कार्बन के एटम है, 3 मोल इथेन में कितने कार्बन के एटम है, तो 1 मोल में कितने होंगे, 1 मोल में कितने होंगे मैम, 1 मोल में कार्बन के, 1 मोल में देखो 2 कार्बन, सॉरी 1 मोल ऑफ इथेन में 2 कार्बन है, ठीक है। तो 3 मोल में कितने होंगे मैम, 3 इंटू 2 यानी कि 6 कार्बन एटम्स, है ना। अब ये तो डायरेक्टली मोल के टर्म्स में, 1 मोल में 2 कार्बन एटम है ना, यही तो बात हुई, हमने सीधा बोल दिया था 1 मोल, अब हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वो 1 मोल के ही हिसाब से बात कर रहा है। तो 1 मोल में 2 कार्बन है तो 3 में कितने होंगे, इतने होंगे मैम, तो ये हमारा डायरेक्ट आंसर इस बार हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताइए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। अब मुझे देखना है कितने बच्चे इसका आंसर सही देते हैं, अब मुझे देखना है हमारे कितने बच्चे इसका आंसर सही देते हैं, और मैं चैट बॉक्स में थोड़ा कोशिश करूंगी तुम्हारा जो सबसे पहले करेक्ट आंसर दे उसका नाम लिखने की, नाम याद रखने की मतलब। बताओ, अब मुझे इसका आंसर बता दो जल्दी से, इस क्वेश्चन का जल्दी जल्दी से आंसर बता दो, एकदम फास्टम फास्ट, बोले तो एकदम फास्टम फास्ट आंसर देना, एकदम फास्टम फास्ट आंसर देना। 3 मोल, क्वेश्चन सुन लो, 3 मोल, 3 नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आपको बताने हैं 3 मोल इथेन में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये तो बड़ा बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया मेरे ख्याल से, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया, वेरी गुड। तो बहुत सारे एकदम से करेक्ट आंसर है तो मैं नहीं देख पाई, तो भाई बहुत आसान है मैम। 1 मोल में कितने हाइड्रोजन है, देखो 6 टोटल, देखो 6 हाइड्रोजन है ना, 6 हाइड्रोजन है, तो वो बोल रहे 3 मोल में बताओ, अरे मैम 3 इंटू 6 18 हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन बताइए। अब बताओ इथेन के मॉलिक्यूल्स बताइए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स का मतलब है पार्टिकल की बात हो गई किसी, है ना। यस मैम, मैम एटम भी तो पार्टिकल था, ठीक है, था, बिल्कुल सही बात है, पर यहाँ पे पूरे पूरे मॉलिक्यूल की अगर बात पूछेगा तो 3 मोल में क्या है कैसे, तो आप समझ ही नहीं पाओगे ना। एक एक एटम के लिए तो हम निकाल सकते थे वो आसानी से, पर ये हम थोड़ी निकाल पाएंगे मॉलिक्यूल के लिए, है ना। तो यहाँ पे समझो 3 मोल ऑफ इथेन में वो बोल रहे हैं कितने मॉलिक्यूल हैं इथेन के, तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू गिवन मॉलिक्यूल्स यानी कि गिवन पार्टिकल जो भी है अपॉन एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स कितना है 3, गिवन मॉलिक्यूल्स आपको बताने हैं, एवोगाड्रो नंबर 6.022 10 की पावर 23, तो यहां से आप गिवन मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहां से आप निकालोगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बोलो आया। 24 हो जाएगा मैम डायरेक्टली, नहीं बेटा इतना डायरेक्ट नहीं होगा, इतना डायरेक्ट नहीं होगा ये, क्योंकि यहाँ पे आप ऐसे नहीं कर सकते, जो आप बता रहे हो वो आप तब कर सकते थे जब आप बोल रहे हो कि यार देखो 1 मोल में, है ना, तब आपको दिख रहा था 2 कार्बन है 1 हाइड्रोजन है, पर अब आप नहीं बोलोगे 3 मोल ऑफ इथेन में कितने मॉलिक्यूल है, तो आपको यहाँ पे कुछ गिवन नहीं है कि ऑलरेडी कितने थे, तो आप यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 6 18, है ना, 18.066 समथिंग आ रहा होगा, इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स, ये आएगा आंसर मॉलिक्यूल्स का। तो मॉलिक्यूल में आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है, बोलो आया। हाँ 3Na जैसे आप लिख रहे हो, है ना, 3Na। मैम फॉर्मूला मास की स्लाइड दिखा दीजिए प्लीज, ठीक है दिखाते हैं। चलो ये समझ में आया, ये समझ में आया हमारे बच्चों को, ये क्लियर हुआ,
फॉर्मूला मास की स्लाइड देख लो जल्दी से 1 मिनट में यार। फॉर्मूला मास कहाँ गया, ये रहा। समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? समझ में आया पक्के से? एक लास्ट क्वेश्चन करोगे या होमवर्क दे दूं? जैसा बताओ, लास्ट क्वेश्चन करोगे या होमवर्क दे दूं? करना है तो बताओ, होमवर्क चाहिए तो बताओ। लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ऑलरेडी एक होमवर्क मैं लेके आई थी। ये हटा दूं बेटा, हो गया होगा मेरे ख्याल से ना। होमवर्क में लेके आई थी, पर बोलो तो लिख लो। चलो यार कर ले कर ले कर ले, एक बताओ यार, 2 मिनट लगेगा, कहो तो कर ले। करके ही चलते ना यार, क्या यार क्या तुम लोग भी। कभी तुम्हारी बात मैं मान लूंगी, चलो मान लो आज मेरी बात। कभी मैं तुम्हारी बात मान लूंगी, कभी तुम मेरी बात मान लिया करो, ठीक है। आज एक क्वेश्चन फटाफट से ये कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वाला होमवर्क ले लेना, ठीक है। फिर किसी क्लास में मैं तुम्हें कम टाइम भी कर लूंगी, कोई दिक्कत नहीं यार। आप बोलो, तुम्हारी बात यार सराखों पे, मैं कह रही हूँ सराखों पे हो यार तुम लोग। तुम एक बार बोल देना बस कि मैम जल्दी छुट्टी करो, मैं मान जाऊँ मेरा नाम, आई मीन सॉरी, मैं ना मानू मेरा नाम बदल देना तुम, ठीक है। Which of the following will have the largest number of atoms? सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स किसमें होंगे चारों में से, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स निकालते कैसे हो सोचो। नंबर ऑफ एटम्स लेट्स से हमें निकालना है, तो मैम नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है, मतलब नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल अपॉन एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर, है ना, ऐसे ही तो निकालते हो, यही फॉर्मूला होता है। यस मैम, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। कभी भी बेटा ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे तो आप सोचो आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हो। आपको इस पूरे के बारे में क्या पता है, दिमाग में लगाओ, क्या पता है? सोडियम, लिथियम, क्लोरीन, इसके बारे में कुछ पता है? सिल्वर, गोल्ड, जो भी है, इसका मास पता होता है आपको, मोलर मास पता होता है ना, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। जल्दी से बताओ, गोल्ड की अगर मैं बात करूं तो कितना होता है इसका मॉलिक्यूलर मास? थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, वैसे आपको गिवन रहेगा। अगर मैं सोडियम की बात करूं, अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम का मास होता है 23 ग्राम लगभग, है ना, 23। अगर मैं लिथियम की बात करूं, चलो यहीं पे एक ही साथ सब लिखते हैं, ठीक है। गोल्ड का मास बताओ क्या लगता है आपको? फिर आता है सोडियम लिखा है, फिर लिथियम लिखा है, और फिर क्लोरीन लिखा है, ठीक है। सोडियम का मास होता है 23, लिथियम का मास होता है 7, इसका होता है 35.5, और ये 2 बार है, ठीक है। एक क्लोरीन का होता है 35.5 और टोटल 2 बार है। क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, क्लोरीन का क्या है? मॉलिक्यूल है। सी इज द राइट आंसर मैम, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। बट इसका आंसर सी के पहले ये भी तो करना है ना, सॉल्व भी तो करना है बेटा। ये भाग क्या रहे हो तुम? हाँ, भागना नहीं बेटा, सॉल्व भी करना है, ठीक है। तो सॉल्व करो साथ ही साथ, ठीक है। तो सोडियम होता है ये, लिथियम होता है। गोल्ड का बताया किसी ने? गोल्ड का बताया, चलो मैं बता देती हूँ, 197, ठीक है, नोट कर लेना। 197 होता है, रटना नहीं, मतलब ऐसे आपको गिवन रहेगा, जनरली इतने बड़े मासेस आपको गिवन रहते हैं, ठीक है। चलो अब वो बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स किसमें होंगे? तो सभी को आप फॉर्मूले में रखने जा रहे हो, ठीक है। पर सभी में एक बात देखो, सब में गिवन मास है 1 ग्राम, हर एक का गिवन मास है 1 ग्राम, मतलब सारे फॉर्मूले में ये जो गिवन मास रखोगे ये 1 ग्राम रखोगे। सारे फॉर्मूले में आप जो ये गिवन मास रखोगे बेटा, गिवन मास रखोगे, ये 1 ग्राम रखने वाले। कितना रखने वाले हो? 1 ग्राम। ये तो सब में सेम होने वाला है। यस मैम, यानी कि मोलर मास के बेसिस पे हम आंसर दे सकते हैं। मोलर मास सोचो, या सोचो, सिंपल सोचो, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास 1 है, मोलर मास 197 है। नंबर ऑफ मोल गिवन मास 1 है, मोलर मास 23 है। नंबर ऑफ मोल गिवन मास 1 है, मोलर मास 7 है। नंबर ऑफ मोल गिवन मास कितना है? गिवन मास कितना है? 1 है, और मोलर मास 35.5 इंटू 2 है, ठीक है। यस मैम, सभी को मल्टीप्लाई करोगे एवोगाड्रो नंबर से। यस मैम, तो बेटा इतना सॉल्व करने से अच्छा है आप इसको डायरेक्ट लिख दो आंसर। देखो एवोगाड्रो नंबर भी सब में सेम रहने वाला है। यस मैम, तो जिसके मास की वैल्यू सबसे कम होगी उसी के सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे, सबसे मैक्सिमम आंसर निकल के आएगा। ये आया कि नहीं? क्यों मैम? क्यों मैम? सबसे कम मास है तो मैक्सिमम आंसर कैसे हुआ? क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है। 1/2 बड़ा है या 1/3? 1/2 बड़ा है। नीचे जितनी छोटी वैल्यू होती है उतना बड़ा हमारा आंसर आता है। यही तो होता है ना भाई, किसी चीज के डिनोमिनेटर में जितनी छोटी वैल्यू होती है उतना बड़ा ही तो आंसर आएगा। इसे कैलकुलेट करोगे आएगा 0.5, है ना। इसे कैलकुलेट करोगे 0.33 समथिंग आ रहा होगा। नीचे जितनी छोटी वैल्यू उतना बड़ा हमारा आंसर आ रहा होता है, ठीक है। इन सभी में सबसे छोटी वैल्यू नीचे डिनोमिनेटर में लिथियम की है, तो जो भी आंसर आएगा, क्योंकि बाकी सब में, अच्छा चेक कर लेना, अब यहाँ पे कहीं 2 ग्राम लिख दे ऐसा कुछ तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, पर यहाँ तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे क्या जरूरत है सॉल्व करने की? कोई जरूरत नहीं है सॉल्व करने की, यहाँ पे हमारा डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे एक नया फॉर्मूला भी नोट करो, एक नया फॉर्मूला भी नोट करो। जब भी कभी आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने को देना, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू, क्या बताया था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन पार्टिकल
अपॉन एवोगाड्रो नंबर भी लिखा था ना, इनटू एटॉमिसिटी कर लो बेटा, या इसको चाहो तो पूरा एक बार में लिख लो, पूरा एक बार में लिख लो। कभी भी आपको नंबर ऑफ एटम्स किसी मॉलिक्यूल में लिखने को आ जाए तो आप कैसे निकालोगे? आप बोलोगे जो भी उसका नंबर ऑफ मोल है इनटू जो भी एवोगाड्रो नंबर है इनटू बेटा एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब पता है किसी को? अगेन 9th क्लास में पढ़ा होगा, नंबर ऑफ एटम्स। जैसे यहाँ पे जब आप आंसर करोगे ना तो इसको 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि एटॉमिसिटी 2 है इसकी, क्लोरीन की। बाकी सब में 1 है तो करो ना करो फर्क नहीं पड़ेगा, पर ये याद रखना नंबर ऑफ एटम्स अगर आपको कभी भी निकालना है एक मॉलिक्यूल के लिए, किसी भी मॉलिक्यूल में अगर एक एटम्स की बात कर रहे हो, इस मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, तो आप एटॉमिसिटी से भी मल्टीप्लाई करोगे। अगर कहीं पे नहीं किया होगा हमने पहले भी, तो वहां पे क्योंकि 1 ही वैल्यू होगी इसलिए नहीं किया होगा। पहले ये बताओ मुझे किसे किसे कॉन्सेप्ट समझ में आया? अगर नहीं आया बेटा अभी पूछो, ये अगर तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया अभी पूछो मुझसे, तुरंत पूछो, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही आज जाना है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही आ जाना है। करके देख लो बाकी तो बेटा, बाकी एन ए हर जगह वैल्यू रख दो, जो भी आंसर आ रहा है लिख दो, करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो आया? ये किसे किसे समझ में नहीं आया पहले आपको बताना पड़ेगा। ये हमारे कितने बच्चों को समझ में नहीं आया, या समझ में आ गया? आ गया तो क्लियर लिख दो, आ गया तो क्लियर लिख दो। हाँ बेटा समझ तो हम यहीं पे गए थे, आंसर क्या है ना, आगे सॉल्व भले ही कर लो, डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या है। जैसे यहाँ पे एमसीक्यू था तो सी इज द राइट आंसर, थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है ना। अब अगर आपको सॉल्व करने को दिया जाए तो पूरा वैल्यूज रख देना उठा के, आया क्लियर 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 क्लियर, एक्सप्लेन अगे ओके, नहीं आया क्लियर छुट्टी, नहीं आया क्लियर 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 ओके ओके रिपीट, ठीक है। चलो एक फटाफट से क्विक रिकैप लेते हैं इस क्वेश्चन का, क्योंकि उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से होमवर्क है। बोल रहा है सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स इसमें से किस में प्रेजेंट है? तो नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला पता है मैम, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल्स टू, अभी अभी निकाला था हमने है ना, नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। नंबर ऑफ मोल गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो जब आप फॉर्मूला में पुट करोगे तो क्योंकि सभी का गिवन मास सेम था, सभी का गिवन मास सेम था, मतलब जो भी आंसर निकलने वाला है सभी का गिवन मास सेम है, सभी का एवोगाड्रो नंबर तो सेम होता ही है, तो जो भी आंसर आएगा उनके मॉलिक्यूलर मास के बेसिस पे आएगा, तो हमने सबका मॉलिक्यूलर मास लिखा, ठीक है, या मोलर मास बोल दो, ठीक है, यस मैम। जब हमने ये लिखा तो हमने जब इसको डिवाइड किया तो जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, आप पूरा कैलकुलेट कर लोगे तो भी आप सही आंसर खुद से करके देखो, 197 कैलकुलेटर में सॉल्व करो, 1 डिवाइड बाय 97, 1 डिवाइड बाय सॉरी 197 है ना। तो जैसे कि अगर मैं बोलूं आपसे कि 1 डिवाइडेड बाय 197 कितना आ रहा है, तो ये 0.005 समथिंग आ रहा होगा, 0.005 समथिंग आ रहा होगा, ठीक है। और 1 डिवाइडेड बाय 23, 1 डिवाइडेड बाय 23 ये आ रहा होता है 0.04, ये आ रहा है 0.04। 1 डिवाइडेड बाय 7 अगर हम चेक करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 7 चेक करेंगे, ये आता है 0.14 है ना। और 1 डिवाइडेड बाय 71, 1 डिवाइडेड बाय 71 करोगे तो 0.014, ये आ रहा है 0.014। अब आप चेक करो बेटा, जिसकी सबसे छोटी वैल्यू उसकी सबसे बड़ा आंसर आ रहा है ना, तो सबसे ज्यादा एटम्स किस में होंगे? इसी में होंगे, बाकी तो एवोगाड्रो नंबर से सभी को मल्टीप्लाई करना था। तो बस इस बेसिस पे हमने इसका आंसर चेक कर लिया। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये आपका होमवर्क है। 52 मोल्स ऑफ आर्गन में आपको बताना है कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। मोल की वैल्यू दी हुई है, आर्गन की बात कर रही है, तो थोड़ा सा हिंट देती हूँ जल्दी से, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। वो बोल रहे हैं नंबर ऑफ एटम्स बताइए, तो पहले क्या करोगे, पहले या डायरेक्टली नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल अपॉन एवोगाड्रो, यहाँ पे रखने वाले हो है ना। तो नंबर ऑफ मोल रखने वाले हो, एवोगाड्रो नंबर रखने वाले हो, आपको नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे चेक करना है, थोड़ा सा सोचना जरूर। एटॉमिसिटी रिपीट करूं, एटॉमिसिटी का मतलब होता है बेटा कितने नंबर ऑफ एटम्स किसी चीज के प्रेजेंट है। यहाँ पे भी आपने एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई किया है दरअसल, पर हर जगह ये दिखाते हैं इसलिए नहीं, वो जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना एटम्स वाला, ये जो आपने फॉर्मूला पढ़ा ना, यहाँ पे एटॉमिसिटी भी होता है, ये जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है यहाँ पे बेटा एटॉमिसिटी भी होता है, ये जो हमने अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा है इसमें एटॉमिसिटी भी होता है, एटॉमिसिटी भी होता है, पर डिपेंड कर रहा है आपसे वो पूछ क्या रहा है। अगर एटम्स की बात कर रहा है किसी एक क्वेश्चन में, इस मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है ऐसा कुछ पूछे, तो आपको एटॉमिसिटी वर्ड को याद रखना है उस कंडीशन में, ठीक है। तो उस टर्म में आपको एटॉमिसिटी याद रखना है कि उसके जितने एटम्स है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे शायद कहीं गिवन हो, आप एक बार चेक करना जरूर से, ठीक है। तो आपको एटॉमिसिटी का मतलब क्या है कि एटम्स कितने हैं, जैसे कि क्लोरीन के 2 एटम्स हैं, एक क्लोरीन के मॉलिक्यूल में 2 क्लोरीन के एटम्स हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा है ना। तो
हर जगह मल्टीप्लाई किया होगा, पर हर जगह 1 से करना था तो इसलिए शो नहीं किया जाता है, ठीक है। तो एटॉमिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, और वो तभी आप लिखोगे जब आप पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के एटम निकाल रहे हो तो, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको उसको लिखना पड़ता है। जैसे आपसे H2 Cl2 O2 ऐसा कुछ दे दे, है ना, तो आपको ये करना ही पड़ेगा। मैं आपको फिर से बोल दूं, करते आप सब में, बस शो नहीं करते हो क्योंकि 1 ही होता है हर एक में, सब में। पर अगर कभी भी एक से ज्यादा एटम्स प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल के अंदर तो आपको उसको मल्टीप्लाई करना होता है, वो आपका फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है तीनों के तीनों, एक बार सॉल्व जरूर करना। एनसीईआरटी बेस्ड आपके क्वेश्चंस थे। दैट्स इट फॉर टुडे। एटॉमिसिटी समझ गए ना, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है, दैट इज उसका एटॉमिसिटी, ठीक है। चलो भाई, तो दैट्स इट। 2 मिनट कह के 10 मिनट ले लिए क्या? चलो दैट्स इट फॉर टुडे। मैं भी तुम्हारी कभी क्लास जल्दी कर दूंगी यार, तुम कभी बस बोल के तो देखना, ठीक है। जैसे ही तुम बोलोगे बेटा तुमको ब्लॉक, आई मीन सॉरी, तुम्हारी बात मान ली जाएगी। सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास। खत्म, टाटा, बाय बाय, फिर मिलेंगे। और देखा कैसे तुम्हारा